जय साई राम सभी लोगों को। आज से हम नए चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। आज से हम लोग एस्ट्रोलॉजी की 5 दिन की फ्री क्लास आप लोगों को दे रहे हैं। ये कंटिन्यू 5 दिन चलेंगे और टाइमिंग का 7 बजे रहेगा। आप सबको ग्रुप में लिंक शाम को 5 बजे रोज आ जाया करेंगे। हाँ सर, चालू कीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। सर, आपको भी मेरा नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दोबारा मौका दिया। थैंक यू सर, चलिए, थैंक आज यू। वेलकम। आज से हमारी क्लास शुरू हो रही, जो कि फ्री क्लास है सभी के लिए। और इसमें 5 डेज में हमने इसीलिए 5 डेज का रखा है कि 5 डेज में हम पूरा का पूरा बेसिक कवर करेंगे। तो जिनको बेसिक नहीं आता उनके लिए भी ये क्लास है, और जिनको बेसिक आता है उनके लिए भी इसमें काफ़ी कुछ मिलेगा। क्योंकि केवल मैंने इसको बेसिक की तरह नहीं डिज़ाइन किया कि आप राशि के नाम बता दिए जाएँ, ग्रहों के नाम बता दिए जाएँ। उसके अलावा भी बहुत सारा इसमें प्रिडिक्शन का भी पार्ट है कि आप प्रिडिक्शन कैसे कर पाएंगे इजीली। तो बेसिक में तो जो आता है आप लोग समझते हैं वो तो है ही है, बट बेसिक में भी थोड़ा एडवांस हो गई। तो ये जिनको बेसिक है उनके लिए भी है, जिनको बेसिक आता है उनके लिए भी। तो पूरे 5 दिन जरूर इसको अटेंड कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और फॉर्मेट ये होगा, हम पहले सिस्टमेटिक वे में चलेंगे। जो कोर बेसिक है पहले उसको कवर करेंगे, जिससे कि वो लोग जिनको अगर नहीं भी कुछ पता है, जीरो या ABCD भी नहीं आता, वो भी समझ सकें इस क्लास को। उसके बाद फिर धीरे धीरे 1 बाय 1 हम प्रिडिक्टिव पार्ट पे जाएंगे। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमका आगे कवर करेंगे। आपने कंटेंट देखा भी होगा जो हम लोगों ने शेयर किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम चलें। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और इसका PDF में होगा। तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। बेसिक्स, ठीक है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे पार्ट हैं। कुछ लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी को जो समझते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेसिकली महर्षि पराशर और जैमिनी, पराशरी और जैमिनी दोनों पार्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हैं। बाकी आप बहुत सारे जानते होंगे, लाल किताब भी है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी है, KP एस्ट्रोलॉजी है, जिसे सब लोग कृष्ण मूर्ति पद्धति कहते हैं। तो देखिए, डिफरेंस क्या है। लोग अक्सर आपसे सवाल पूछते हैं कि हम वैदिक पढ़ें कि नाड़ी पढ़ें कि KP पढ़ें कि पराशरी पढ़ें, क्या पढ़ें। तो देखा जाए, चाहे एस्ट्रोलॉजी का जो भी ब्रांच है, सबका बेस जो है वैदिक ही है। जो पराशरी है और जैमिनी है वो वैदिक का ही पार्ट है, और सबका बेस जैमिनी वो वैदिक है। चाहे आपका नाड़ी हो, चाहे आपका KP हो, चाहे लाल किताब हो, सबका बेस जो है आपका वैदिक से है। वैदिक से बाहर कुछ भी नहीं है। ये हमारा मिथ है कि जो है, नहीं नहीं, नाड़ी एक अलग ब्रांच है, KP एक अलग ब्रांच है, लाल किताब एक अलग ब्रांच है। ऐसा कुछ नहीं, सब निकले वैदिक से ही। बस डिफरेंस क्या है आपको ये समझना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के टाइम किसी एक मेथड से पूरा कंप्लीट प्रिडिक्शन कोई नहीं कर पाता। आप अक्सर देखते हैं एस्ट्रोलॉजर कहेंगे वैदिक वाले कि नहीं नहीं, हमसे महान तो कोई है ही नहीं। नाड़ी वाले कहते हैं नहीं, नाड़ी से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। ओके, लाल किताब वाले कहेंगे कि लाल किताब से अच्छा तो कुछ है नहीं। जबकि देखा जाए ऐसा कुछ नहीं, ना कोई अच्छा है ना कोई खराब है, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस है। आपको जैसे हर इंसान में अच्छाइयाँ बुराइयां होती हैं, वैसे ही हर सिस्टम में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयां हैं। आपको समझना पड़ेगा कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। तो अगर अच्छा एक एस्ट्रोलॉजर बनना है ना, तो आपको जिस सिस्टम में जो चीज अच्छी है बस उसको उठा के सीख लीजिए और कंपाइल कर लीजिए। अगर आप इसमें लगे रहेंगे कि हमारा ये सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, मैं तो इसको ही फॉलो करूंगा, या इसी एक सिस्टम पे चिपके हुए हैं, तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हर सिस्टम की अपनी अपनी कमियां हैं। अब वो भी मैं बता देता हूँ आपको कमियां क्या है, क्योंकि मैं बेसिकली आयुर्वेदिक डॉक्टर और वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो अप्रोक्सीमेटली 10 साल तो हो गए मुझे करते हुए। 2011 से मैं कर रहा हूँ। पामिस्ट्री भी मैंने किया, एस्ट्रोलॉजी भी किया, और एस्ट्रोलॉजी की लगभग सारी ब्रांचेज ही मैंने पढ़ी। डिफरेंस क्या है, सबके सब निकले वैदिक से। चाहे वो नाड़ी हो, KP हो, लाल किताब हो, सबका कोर पार्ट वैदिक है। लेकिन उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ इसलिए थोड़ा ज्यादा है
क्योंकि पब्लिक को स्नैपशॉट चाहिए, कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट। तो जो बाकी ब्रांच है, चाहे वो केपी है, चाहे लाल किताब है, चाहे नाड़ी, वो स्नैपशॉट है, बस एक झटके में देखा, 1 सेकंड में प्रेडिक्शन कर दिया। देखा जुपिटर मून बैठा है, हाँ ये हो जाएगा। लाल किताब में देखा सैटर्न 7th हाउस में बैठा है, ऐसा हो जाएगा। केपी में देखा 3 7 11 चल रहे हैं, मैरिज हो जाएगी। तो एस्ट्रोलॉजी वाकई आसान है, बट इतनी भी आसान नहीं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा लाइफ में 2 + 2 4 कभी नहीं होते। लाइफ में हमेशा 2 + 2 या तो 5 होते हैं या 3 हो जाते हैं। तो चाहे आप नाड़ी फॉलो करें, चाहे लाल किताब करें, चाहे केपी करें, कुछ भी करें, वो 2 + 2 4 के फॉर्मूले पे चलते हैं, एक्सट्रीम। जबकि ना लाइफ ऐसी है और वैदिक ऐसा ही है। जबकि आप वैदिक से करेंगे तो आपको ये सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं वो नाड़ी, लाल किताब, केपी से तो ठीक है, लेकिन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए, आपके पास 15% केस आएंगे डिले मैरिज वाले, या मैरिज हो नहीं रही। 15% केस आएंगे मैरिज हुई, डिवोर्स हो गया। 15 और 15 30 निकाल दीजिए, या मैं कहता हूँ 40 निकाल दीजिए। जो मेजोरिटी केस होगा ना, 60%, वो ये होगा, मैरिज हो तो गई है, गाड़ी धक्के मार मार के चल, वहां पे फंस जाएंगे आप, अगर आप केपी करें, लाल किताब करें, नाड़ी करें। क्योंकि उनका एक्सट्रीम केस होता है कि मार्स राहु साथ में बैठा है लड़की की कुंडली में, तो मैरिड लाइफ नहीं चलेगी। वीनस केतु बैठा है लड़के के चार्ट में, तो ब्रेकअप हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं हर बार, तो वो आपको समझना पड़ेगा। एक्यूरेसी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% किसी सिस्टम की है या कोई सिस्टम फेल है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो नाड़ी है वो कारक तत्वों को यूज करती है। तो आपको कारक तत्व समझने हैं, कारक को कैसे यूज करना है ब्लेंड करके, तो नाड़ी बेस्ट है, नो डाउट। बट अब कारक भी जो उन्होंने लिए वो है वैदिक का ही पार्ट, वैदिक में भी कारक है, ऐसा थोड़ी वैदिक से अलग है। बट ये एक नाड़ी वालों ने कारक को बहुत अच्छे से यूज किया है। इसी तरीके से अगर लाल किताब क्या करती है, लाल किताब जो है, अब लेकिन सॉरी, नाड़ी क्या करती है, कारक तत्व यूज करती है, साइन और हाउस ज्यादा नहीं यूज करते, दशा वशा ज्यादा नहीं यूज करते, ट्रांजिट ज्यादा यूज करते हैं। तो अब समझने वाली बात ये है ना कि आप केवल एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट, ये होता है ना कि कोई आदमी किसी एक चीज में मास्टर हो जाए, आपने कारक तत्व में मास्टर हो गए, बट वो प्लेनेट किसी हाउस में बैठा होगा, किसी साइन या राशि में बैठा होगा, उसका भी तो इफेक्ट आएगा, उसका क्या करेंगे। बस इसीलिए फंस जाते हैं नाड़ी वाले, वहां पे बिल्कुल क्लियर कट कंक्लूजन नहीं दे पाएंगे। ट्रांजिट यूज करते हैं, ट्रांजिट हर 2 साल 1 साल में बदलते रहते हैं बड़े प्लेनेट, दशा कम यूज करते हैं। तो अब ऐसा तो ट्रांजिट और प्रोग्रेशन यूज करते हैं, तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ट्रांजिट यूज करें तो हर साल भर बाद मैरिज होगी, हर साल भर बाद जॉब लगेगी। तो कुछ लिमिटेशंस हैं, बट कारक तत्व तो समझने के लिए नाड़ी बेस्ट। लाल किताब क्या है, लाल किताब कालपुरुष के चार्ट को यूज करते हैं, वो साइन और इनको नहीं मानते, सैटर्न इस हाउस में बैठा है, प्लेनेट इस हाउस में बैठा है, बस उसको यूज करते हैं। प्रॉब्लम फिर वहीं आती है, अगर साइन है तो उनका कोई इफेक्ट आएगा, बाकी जो चीजें उनका भी तो इफेक्ट आएगा। तो काल पुरुष का चार्ट समझ जाए तो लाल किताब बेस्ट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि राशियां नहीं आनी चाहिए आपको, या दृष्टि एस्पेक्ट है, या बाकी चीजें नहीं आनी चाहिए, आना चाहिए। कंप्लीट प्रिडिक्शन लाइफ में डेप्थ में किसी इंसान की आप तभी जा पाओ। अब जैसे नाड़ी का एक ड्रॉबैक, और नाड़ी वाले कहते हैं कि लगन कुछ नहीं होता, आप लगन नहीं मानते, वो जुपिटर जिस हाउस में बैठा उसको लगन बना दी, वहां से इंसान का पर्सनैलिटी पता चलेगा। तो जुपिटर 1 साल तक एक ही राशि में रहता है, तो क्या 1 साल तक पैदा हुए लोगों का पर्सनैलिटी एक ही जैसा होगा क्या? ये तो पॉसिबल नहीं। अच्छा, लोग कहते हैं कि हाँ काम करता है, बिल्कुल काम करेगा। आपका चार्ट है, 12 हाउस है, 12 साइन है, 9 प्लेनेट है, तो कुछ ना कुछ तो असर आएगा ही। जीव कारक, ऐसा थोड़ी काम नहीं करेगा। बट सोचने वाली बात है ना कि वैदिक में हर 2.5 घंटे पे लगन चेंज होता है, और आप 1 साल तक एक ही प्लेनेट को लगन बना के चल रहे हैं, तो हर साल एक, उस साल में पैदा हुए लोग एक ही जैसे होने चाहिए। ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ लॉजिकल क्वेश्चन, आप भी सोचिए। आप सोचें कि जुपिटर अगर मान लेते हैं इस साल पाइसिस में, 1 साल में से पाइसिस में, तो क्या पिछले 1 साल में पैदा हुए लोगों का
सारा का सारा बिहेवियर पाइसिस जैसा होगा। तो आप समझे कि ड्रॉबैक क्या है। कारक समझिए, ठीक है, नाड़ी बेस्ट है, और वो समझना है आपको कालपुरुष का चार्ट, लाल किताब बेस्ट है। बट फाइनली आपको वैदिक आना ही चाहिए। आप लाल किताब है, नाड़ी है, इनका बेस्ट यूज तभी कर पाएंगे जब आपका बेस क्लियर हो। अगर बेस नहीं क्लियर है तो फिर आप उनका भी अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। आपको राशियां हैं, हाउस हैं, प्लेनेट हैं, अगर ये अच्छे से नहीं पता। इसी तरह केपी के भी अपने कुछ प्लस पॉइंट है, बहुत सारे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो बेसिक मैं आपका क्लियर कर दूंगा, होपफुली कोशिश करूंगा। देखिए, पूरा का पूरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो सिस्टम है वो 12 हाउस, 9 प्लेनेट और 12 साइंस पे बेस्ड है, और 27 नक्षत्र, 12 भाव, 9 ग्रह और 12 राशि। तो बेसिकली जो 12 हाउस होता है उनको हाउस नहीं, आप भाव कह के पढ़िए, कि भाव का मतलब होता है आपकी फीलिंग या भाव। तो आपके जो 12 के 12 हाउस है वो आपका ही फीलिंग या एटीट्यूड बता रहे होते हैं एक एक पर्टिकुलर हाउस को लेकर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हाउस है तो ये बताएगा कि आपका ओवरऑल क्या एटीट्यूड है अपनी लाइफ को। सेवेंथ हाउस है, हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप का, तो सेवेंथ हाउस आपके लाइफ पार्टनर के बारे में तो बताएगा ही, वो ये भी बताएगा कि आपका क्या फीलिंग है रिलेशनशिप को लेकर। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसी हमारी सोच होती वैसी लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट भी होती। अच्छा या बुरा हमारे थॉट प्रोसेस पे ही डिपेंड करता है। इसी तरह 9 प्लेनेट, 9 ग्रह, उनको ग्रह इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने साइकोलॉजिकली हम पे ग्रहण लगाया हुआ है, हमें होल्ड किया हुआ है। इसलिए देखिए कहते हैं ना बच्चे का चार्ट नहीं दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर ग्रहों का असर तब होगा बेसिकली ज्यादातर जब आप अपना समझदार होंगे, कुछ ब्रेन यूज करें। एक बच्चा है वो ज्यादा कुछ ब्रेन यूज नहीं करता, लॉजिक यूज नहीं करता। दूसरा जो आदमी बिल्कुल डिटैच हो चुका है, सन्यासी आदमी, उसके ऊपर भी ग्रहों का कोई असर नहीं है। क्योंकि जब वो सोच ही नहीं रहा, कोई डिजायर नहीं है, तो ग्रह भी कोई असर दिखाएंगे नहीं। तो ग्रहों का भी इम्पैक्ट तब तक आता है जब तक आपका थॉट प्रोसेस उस अकॉर्डिंग चलता रहता है, उसके अनुसार। तो ये भी एक समझने की बात। इसलिए देखिए बच्चों के जो बच्चे होते हैं छोटे, उनकी साढ़े चाती चले, कुछ भी चले, उन पे ज्यादा असर थोड़ी होता है। प्रॉब्लम तो परेशान तो पेरेंट्स होते हैं, वो थोड़ी होते हैं, क्योंकि उन्हें कोई समझ ही नहीं, तो वो सोच ही नहीं रहे। तो इस तरीके से तो हमेशा जब भी आप पढ़े आप एस्ट्रोलॉजी को, ये समझ के ना पढ़ेंगे 12 हाउस है। हाउस नहीं भाव कहिए, पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले वो आपका बिहेवियर बता रहा है। 10th हाउस आपके कैरियर को तो बता ही रहा है, वो पहले ये बता रहा है 10th भाव है, 10वां भाव, कि आपके काम करने का तरीका क्या है। और कहीं ना कहीं जैसा आपका काम करने का तरीका होगा वो आपके वर्क और कैरियर को डिफाइन करेगा। और साथ ही, और जब भी एस्ट्रोलॉजी पढ़े ना, आपको समझना पड़ेगा टाइम, प्लेस और पर्सन का ध्यान रखें, देश काल और पाप। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो पहले लिखी गई थी वो समय के साथ मॉडिफाई हो गई। आप ये समझ लें। जैसे आज से कई साल पहले लिखा गया था मांगलिक दोष बहुत प्रॉब्लम देता है। लेकिन अब आज के टाइम आप सोचें कि एक्चुअली मांगलिक दोष कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि मांगलिक दोष अब कोई प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जब कई हजार साल पहले वो लिखा गया था ना ये सब टेक्स्ट, तो उनको लगता था कि मंगल क्या, मंगल एग्रेशन है, वॉयलेंस है, लड़ाई झगड़ा है। तो तब कॉन्सेप्ट ये था कि डिवोर्स विवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। हार्डली आप 10 20 50 100 साल पहले सुनते होंगे डिवोर्स हुआ या डिले मैरिज के केस। तब ये माना जाता था रिलेशनशिप तो कई जन्मों का साथ है, लाइफ लॉन्ग तो रहना ही रहना, छोड़ तो सकते नहीं। तो उनको लगता था अगर मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से हो गई तो लड़ाई झगड़े होंगे, तो कैसे इंसान टॉलरेट करे। क्यों? तब छोड़ने का ऑप्शन नहीं था ना। लेकिन आप खुद सोचें कि उन्होंने कहा है कि अगर फर्स्ट सेकंड फोर्थ सेवन्थ एट्थ और 12th हाउस में मार्स है तो मांगलिक हो। लेकिन मान लेते हैं मार्स इन हाउस में नहीं बैठा है, पर किसी भी हाउस में बैठेगा तो मार्स की क्वालिटी तो वही रहेगी।
तो वहां पे वही असर दिखाएगा। तो अगर मार्स इन हाउस में बैठ के मैरिड लाइफ खराब कर सकता है, तो किसी और हाउस में बैठ के उस पर्टिकुलर एरिया को खराब कर सकता है। 10th हाउस में बैठ जाए मार्स तो कैरियर में प्रॉब्लम दे सकता है। तो मांगलिक दोष को इतना खराब क्यों लिखा? वो इसीलिए कई हजार साल पहले छोड़ने का, ब्रेकअप का, डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। तुमको लगता था अगर ऐसे किसी इंसान की शादी नॉन मांगलिक से हो गई तो लड़ते झगड़ते ही बीतेगा, तो लाइफ लॉन्ग साथ रहना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनको लगता था भाई जॉब है, बिजनेस है, वो तो इंसान छोड़ सकता है। नौकरी नहीं समझ में आ रही छोड़ देगा, बदल देगा। नहीं समझ में आ रहा तो बिजनेस कर लेगा, बट शायद मैरिड लाइफ में नहीं छोड़ सकता। लेकिन आज के टाइम जब आए तो ये प्रॉब्लम नहीं रह गया, क्योंकि अब डिवोर्स और ब्रेकअप का कॉन्सेप्ट है। अब जिसको नहीं समझ में आता वो छोड़ देता है, ब्रेकअप कर रहे हैं, डिवोर्स ले रहे हैं। तब मांगलिक दोष कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपके पास लोग कंसल्टेशन के लिए भी आएंगे ना, तो आप देखेंगे लोग नौकरी जाने से जितना डरते हैं इतना मैरिड लाइफ टूटने से नहीं डरते। उनको लगता है नौकरी ठीक ठाक रहेगी, सोर्स ऑफ इनकम चलता रहेगा, शादी तो दूसरी भी हो जाएगी। तो उस हिसाब से मार्स अगर 10th हाउस में बैठे तो कैरियर में ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा, मैरिड लाइफ में नहीं दे रहा। तो टाइम के साथ अब कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। हालांकि सब लोगों पे ये एप्लीकेबल नहीं होता, बट ज्यादातर केस में आप देखिए। मेरे पास एक क्लाइंट है, उसका डिवोर्स का केस चल रहा है। उसने पूछा कि होगा कि नहीं होगा, वो बहुत परेशान था कि ना हो। तो मैंने कहा आप देखिए ऐसा ना हो कि डिवोर्स के चक्कर में आपकी नौकरी चली जाए, आपका चार्ट बता रहा है। तो उसने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, केस तो 2 सालों से चल रहा है। लास्ट ईयर जब मेरी जॉब चली गई तो मैं यही सोच रहा था दिन रात, किसी तरीके से जॉब मिल जाए, बाकी चीज तो बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि इंसान का हैबिट है कि उसको एक प्रॉब्लम बड़ी तब तक लगती है जब तक दूसरी और प्रॉब्लम ना आ जाए लाइफ में उससे बड़ी। तो टाइम, प्लेस और पर्सन के हिसाब से बहुत सारे कॉन्सेप्ट मॉडिफाई करने पड़ेंगे आपको, अगर आपको एक अच्छा प्रिडिक्शन करना है। तो जब भी एस्ट्रोलॉजी पढ़े हमेशा प्रैक्टिकल वे में पढ़े। वो उस तरीके से मत पढ़ेंगे सैटर्न बैठा है यहाँ पे तो ऐसा होगा, सैटर्न लेजीनेस का कारक है। वो कुछ नहीं, वो देखिए, वो तो सबको पता है भाई, उसमें आप क्या बताएंगे। आजकल सॉफ्टवेयर आता है, क्लाइंट को ही पता है सैटर्न हमारे साथ में घर में बैठा है, थोड़ा बहुत तुमको ही पता होता है। तो एस्ट्रोलॉजी में एक दूसरी चीज भी याद रखिए, कि जो नहीं दिखता वो भी देखने की कैपेसिटी है। आप वो देखने की कोशिश कीजिए। जो दिख रहा है वो तो सबको दिख रहा है। मार्स 7th हाउस में बैठा है, आम आदमी को ही पता है सॉफ्टवेयर से चार्ट खोल के। वो मार्च 7th हाउस में बैठा है और क्या क्या कर रहा है ये आप देखिए। तो जब कुछ कहा जाए ना तो उसका अपोजिट साइड भी देखने की कोशिश कीजिए, हर सिक्के के दो पहलू। जैसे आप सुनेंगे कि मेलेफिक अगर तीसरे भाव में बैठ जाए, जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, तीसरा भाव करेज का है, 3rd हाउस करेज का है, तो इंसान बहुत करेजियस होगा। तो बड़े खुश हो जाते हैं कि मेलेफिक तीसरे भाव में बैठा तो हमारे हम तो बड़े मतलब 30 मार खा होंगे। अच्छा, अब दूसरा, अब अगर इसका दूसरा साइड समझे तो क्या है, कि आपको कुछ भी दिया गया है ना तो वो प्री डेस्टिन्ड है, कुछ सोच के ही ऊपर वाले ने दिया है। मेलेफिक तीसरे भाव में बैठेंगे तो आप बहुत करेजियस होंगे। तो आप ये भी समझ जाइए उसका दूसरा साइड, क्या भगवान आपको ऊपर वाला इस लाइफ में करेज दिखाने का पूरा मौका देगा। मतलब आपकी लाइफ में चैलेंजेस आने ही है कंटिन्यू, इसीलिए आपको करेजियस बनाया गया। अगर बेनिफिक बैठा होता कोई सौम्य ग्रह तो चैलेंज भी नहीं आते ज्यादा एक्सट्रीम, तो आपको करेज दिखाने का मौका भी नहीं मिलता। तो हमेशा दोनों साइड देखने की कोशिश की। मैंने अक्सर लोगों को देखा 3rd हाउस में मेलेफिक बैठ जाए सैटर्न मार्स तो बहुत अच्छा हो। हाँ बिल्कुल अच्छा होता है, क्योंकि आप बहुत हिम्मती होंगे। लेकिन आप ये भी समझ जाइए गाड़ी धक्के मार मार के चलेगी, आपकी लाइफ में इतने चैलेंजेस आएंगे कि पूरा मौका मिलेगा अपना करेज दिखाने। तो आप समझ जाइए, आप रेस लगा रहे हैं, एक आदमी की गाड़ी स्मूथ चल रही, वो रेस जीत गया, और आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप कंधे पे ले ढो के जा रहे हैं, पहुंच गए आप, लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, देखो कितना हिम्मती आदमी गाड़ी उठा के ले आया। लेकिन उससे फायदा क्या होगा, रेस तो आप हार ही चुके हैं। ना ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो अक्सर हम मिस कर देते हैं। तो हमेशा दोनों साइड देखने की कोशिश। तो ये मैंने इसलिए कहा कि कुछ लोग कहते हैं ना कि ये हाउस अच्छा होता है, ये हाउस खराब है, ये प्लेनेट अच्छा है, ये प्लेनेट खराब है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। जैसे हर इंसान के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ट्रेट होते हैं, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में हर हाउस, हर प्लेनेट, हर साइन, सबके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। जैसे छठा भाव अगर रोग का है, 6th हाउस अगर डिजीज का है, तो 6th हाउस जॉब का भी।
अगर 6th हाउस अच्छा है तो नौकरी मिल जाएगी, हाँ तो बीमारी भी मिलेगी। और ये भी नहीं है कि हमारे पास कोई चॉइस है कि अच्छा अच्छा हम लेंगे, बुरा बुरा नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, मिलेगा तो दोनों मिलेगा। जैसे 8th हाउस क्रोनिक डिजीज का, लंबी चलने वाली बीमारी, तो 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट का भी। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट कर रहे हैं, अगर 8th हाउस अच्छा है तो अच्छी बात है, और साथ साथ लेकिन वो दूसरे साइड भी आपको मिलेंगे। और वही 8th हाउस इनहेरिटेंस का है, पैतृक संपत्ति या पारिवारिक संपत्ति जो आपको मिलेगी। जो 12th हाउस फॉरेन जाने का, वही 12th हाउस जो है हॉस्पिटल का भी। तो अगर आपके चार्ट में योग अच्छे हैं फॉरेन जाने के, तो बीमारी के भी योग होंगे उतने स्ट्रॉन्ग। तो जब कहीं आपको अच्छा मिलेगा तो बुरा मिलेगा, बुरा मिलेगा तो अच्छाई भी साथ में मिलेगी। आपके पास ये चॉइस नहीं होती कि अच्छा वाला तो मैं ले लूंगा, बुरा वाला छोड़ दूंगा। तो ये भी समझ जाएं कि अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट भी अपने दिमाग से हटाओ। ये तो अक्सर लोग आते रहते हैं, अरे हमारा तो जो है 9th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, तो ये करेगा। अरे सैटर्न है मैलेफिक, 9th का है, जैसा भी है उसका क्वालिटी है कि वो आपको रगड़ाना है, वो रगड़ाएगा जरूर, ये हमेशा याद रखो। चलिए, ये सारे वो पॉइंट थे जो आपके मिथ क्लियर करने के लिए जरूरी है। ठीक, तो हम बात करते हैं हाउस की। हर हाउस को हम भाव कहते हैं। भाव का मतलब ये होता है कोई भी हाउस जो होता है वो उस पर्टिकुलर एरिया में आपके सोचने का तरीका बताता है, आपका फीलिंग, आपका थॉट प्रोसेस बताता है। जैसे फर्स्ट हाउस आपका ओवरऑल एटीट्यूड बताएगा, सेकंड हाउस बताएगा कि सेकंड हाउस की चीजों को लेके आप क्या सोचते हैं। हर हाउस में बैठा साइन और प्लेनेट आपका बताता है कि आपके सोचने का तरीका उस पर्टिकुलर एरिया में कैसा है, क्योंकि हर इंसान के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। आप अकेले में खुद से अलग तरीके से पेश आते हैं, फैमिली वालों से अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अपने स्पाउस से अलग तरीके से बिहेव करते हैं, वर्क प्लेस पे आपके सोचने का तरीका और बिहेवियर अलग होता है, बच्चों के साथ आप अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये 12 के 12 हाउस, 12 के 12 भाव बताते हैं कि आप अलग अलग डिफरेंट एरिया में अपने लाइफ के किस तरीके से बिहेव करते हैं। और फिर वही हाउस और उसमें बैठे साइन और प्लेनेट उस हाउस के कैरेक्टरिस्टिक भी बताते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस बताएगा खुद इन जनरल आपके सोचने का तरीका क्या है, और फर्स्ट हाउस आपकी लाइफ का थीम भी बताएगा, वहां बैठा जो साइन और प्लेनेट। सेकंड हाउस बताता है कि फैमिली को लेके आप क्या सोचते हैं, सेकंड हाउस फैमिली का है। और सेकंड हाउस में बैठे साइन और प्लेनेट ये भी बताएंगे फैमिली वाले आपके कैसे। थर्ड हाउस बताएगा छोटे भाई बहनों को लेके आप क्या सोचते हैं, अपने पड़ोसियों को लेके क्या सोचते हैं। तो थर्ड हाउस या तीसरा भाव ये भी बताएगा कि आपके भाई बहन कैसे होंगे और पड़ोसी कैसे होंगे। फोर्थ हाउस बताएगा, चौथा भाव, की मदर को लेके आप क्या सोचते हैं, चौथा भाव आपकी मदर के बारे में भी बताएगा। फिफ्थ हाउस और पांचवा हाउस, फिफ्थ हाउस या पांचवा भाव बताएगा कि आप बच्चों को लेके क्या सोचते हैं, और आप बच्चों का बिहेवियर एटीट्यूड कैसा होगा, वो भी फिफ्थ हाउस बताएगा। सिक्स्थ हाउस और छठा भाव बताएगा कि आप जॉब को लेके, अपने एनिमी को लेके, दुश्मनों को लेके क्या सोचते हैं, और आपके दुश्मन कैसे होंगे वो भी हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। तो हर हाउस आपका भाव है, आपकी भावना, इसीलिए उसको भाव कहते हैं। और जो फर्स्ट हाउस होता है उसको हम लगन कहते हैं, जो बेसिकली लगन राशि होती है वो फर्स्ट हाउस। और जहां मून बैठा होता है वो आपकी चंद्र राशि। तो सोचने वाली बात ये भी है कि फर्स्ट हाउस को ही क्यों लगन कहा। तो हमारे यहाँ क्या माना जाता है कि शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है तो जीवन प्रारंभ होता है, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए शरीर को कहते हैं पंच महाभूतों से युक्त शरीर, कहते हैं ना पार्थिव शरीर, मिट्टी में मिल गया। तो शरीर कुछ नहीं है, 5 एलिमेंट से बना हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। डेड बॉडी में भी ये 5 एलिमेंट होते हैं, लिविंग बॉडी में। लेकिन जब आत्मा शरीर में एंटर कर जाती है तो लाइफ प्रारंभ होता है, जब आत्मा छोड़ देती है तो लाइफ खत्म हो जाती है। तो फर्स्ट जो साइन हमारे जन्म के समय ना ईस्ट डायरेक्शन से राइज हो रहा हो, उसी को हमारा लगन या फर्स्ट हाउस माना जाता है। क्यों? क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन किसका? सनराइज का, और सन यानी सूर्य को आत्मा का कारक माना गया। तो आप कह सकते हैं आत्मा जिस डायरेक्शन से राइज कर रही है उसी को आपका लगन माना जाता है।
इसीलिए फर्स्ट हाउस में जो साइन है उसको ही हम जो है लगन मानते हैं। चलिए हम वन बाय वन हाउस को देख लेते हैं। फर्स्ट हाउस आपकी ओवरऑल हेल्थ, बॉडी पार्ट में आपके ब्रेन और हेड को रिप्रेजेंट। सेकेंड हाउस आपकी फैमिली, बैंक बैलेंस, आपके पास सेविंग्स कितना है, फूड, खाने पीने का तरीका, स्पीच, आपकी वाणी, टीथ यानी आपके दांत, फेस, चेहरे के बारे में, आपकी आईज के बारे में। अब बेसिकली सेकेंड हाउस सस्टेनेंस का है। सस्टेनेंस का मतलब होता है वो चीजें जो आपकी लाइफ की जरूरत है, जिसके बिना लाइफ मुश्किल है। फैमिली आपके लिए रिक्वायर्ड है, आपके पास ठीक ठाक सेविंग्स होना चाहिए, खाने के लिए खाना होना चाहिए, वरना लाइफ नहीं चल सकती। और सेकंड हाउस ये भी बताता है, वेल्थ का मतलब, बैंक बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि केवल पैसे, कोई भी चीज जो आपको वैल्यूएबल यानी कीमती लगती। किसी के लिए अपने पेरेंट्स बहुत कीमती है तो उसके लिए वही वेल्थ है। मान लेते हैं किसी का सन बैठा है सेकंड हाउस में, आप देखेंगे तो उसके लिए फादर उसकी वेल्थ है, उसको लगेगा फादर से ज्यादा कीमती कोई नहीं। थर्ड हाउस आपका एफर्ट, हिम्मत कितनी है, करेज, हिम्मत कितनी है, शॉर्ट ट्रेवल, छोटी यात्राएं, हैंड, आपके हाथों के बारे में, शोल्डर के बारे में, नेक के बारे में बताएं। गोल यानी आपकी लाइफ का गोल क्या है, यंगर सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन, और आपके नेबर यानी पड़ोसियों के बारे में। फोर्थ हाउस आपके घर, होम के बारे में, प्रॉपर्टी, व्हीकल, गाड़ी, मेंटल पीस कितना है, मदर, आपकी माता के बारे में, हैप्पीनेस यानी सुख, बॉडी पार्ट में चेस्ट है, ब्रेस्ट है, आपका लंग्स है। ये मोस्टली लोगों को पता होगा बट मैं एक ब्रीफ में कवर कर रहा हूँ, बाकी हम आएंगे आगे की तरफ। फिफ्थ हाउस आपका किड्स यानी बच्चों के बारे में, आपके लव अफेयर्स के बारे में, एजुकेशन है, डाइजेशन है, अपर बैक, पीठ का जो ऊपर का हिस्सा है, और लोअर एब्डोमेन, नेवल के नीचे का पार्ट, नाभि के नीचे का। सिक्स्थ हाउस आपके लोन, आपके एनिमी, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, जॉब, नौकरी, लोअर बैक, नीचे पीठ का हिस्सा, कमर का हिस्सा, लोअर एब्डोमेन, नाभि से नीचे पेट का हिस्सा, और पेट एनिमल्स, पालतू जानवर, आपको पसंद है कि नहीं पसंद है, ये सब बताएं। सिक्स्थ हाउस डिवोर्स और सेलिबेसी का भी। सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस रिलेशनशिप का है, बिजनेस का है, रिप्रोडक्टिव पार्ट का है, किडनी का है। हम इन हाउसेस को भी डिटेल में कवर करेंगे, अभी तो ये मैं आपको ब्रीफ सिग्निफिकेशन बता रहा हूँ, फिर उसके बाद प्लेनेट और हाउस हम दोनों डिटेल में लेंगे एक हाउस। एट्थ हाउस आपका इन लॉस, ससुराल का है, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, जितना कुछ है। बॉडी पार्ट में एनस और रेक्टम जो गुदा मार्ग, स्टॉक का, शेयर मार्केट का, इसके लिए भी एट्थ हाउस देंगे। नाइन्थ हाउस आपके टीचर का, फादर का, गुरु, हायर नॉलेज, लॉन्ग ट्रेवल, लंबी यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, बॉडी पार्ट में थाई यानी जांघ का। टेंथ हाउस आपके कैरियर का है, कर्मों का, नी ज्वाइंट का। 11th हाउस आपके इनकम, सैलरी, डिजायर्स, आपकी इच्छाएं कितनी है, फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के बारे में, एल्डर सिबलिंग्स, बड़े भाई बहन, काफ मसल जिसको हम पिंडलियां कहते हैं, नी ज्वाइंट से एंकल के बीच का जो पार्ट। 12th हाउस आपका बेडरूम, स्लीप यानी नींद, कंफर्ट, आराम, हॉस्पिटल के बारे में, डॉक्टर आपको कैसा मिलेगा इसके बारे में, आइसोलेशन, अकेलापन, एक्सपेंसेस, खर्चे कितने हैं, लॉस, फॉरेन लैंड, फीट के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से हम 9 प्लेनेट को देखते हैं। सन आपके फादर का कारक है, गवर्नमेंट का, ईगो आपके अंदर कितना है, हार्ट, आईज, बोन्स, प्लेनेट तो अभी मैं बताऊंगा डिटेल। मून आपके मदर का, इमोशंस का, पीस, ब्लड फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो, फूड, खाना पीना, एक्सपेंसेस, खर्चे, ट्रेवल, यात्रा। मरकरी आपके स्पीच, वाणी, डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, एजुकेशन, स्किन, नर्वस सिस्टम का कारक। जुपिटर आपके वेल्थ, हैप्पीनेस, किड्स, हस्बैंड, डाइजेशन, लीवर, इंटेस्टाइन, आते, और टीचर का कारक। वीनस आपका रिलेशनशिप, स्पाउस, वाइफ, स्पेशली मेल्स के लिए वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ब्यूटी है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, किडनी है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सैटर्न आपका हार्ड वर्क, कैरियर, पेन, डिजीज, बीमारी, पेशेंस, धैर्य कितना है, मसल्स और पैरों के बारे में। मार्स आपका ब्रदर, प्रॉपर्टी, करेज, ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, बोन मैरो,
राहु आपका फॉरेन लैंड और फॉरेन कल्चर, केतु आपका स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री सब ऑकल्ट में आते हैं। मिस्टेक्स, पास्ट लाइफ के बारे में बताते हैं। ये चीजें मोस्टली लोगों को पता होंगी, बस मैं ब्रीफ में इसलिए कवर कर रहा हूँ कि जिनको नहीं भी पता तो पता चले। और यहाँ पे 12 साइन और उनकी लॉर्डशिप, हर साइन का कोई एक लॉर्ड होता है। सन और मून केवल एक एक साइन के लॉर्ड हैं, बाकी सारे प्लेनेट दो दो साइन के स्वामी हैं। तो जो चार्ट में लिखा रहता है बेसिकली वो साइन के नंबर लिखे रहते हैं। तो 1 नंबर एरीज का है, उसका लॉर्ड मार्स है। 2 नंबर टॉरस का है, उसका लॉर्ड वीनस है। 3 नंबर जेमिनाई का है, उसका लॉर्ड मरकरी है। 4 नंबर कैंसर का है, उसका लॉर्ड मून है। 5 नंबर लियो यानी सिंह राशि, उसका लॉर्ड सन। जिनको हिंदी में नहीं आता मैं रिपीट कर देता हूँ। 1 नंबर एरीज यानी मेष, उसका लॉर्ड मार्स है। 2 नंबर टॉरस यानी वृषभ, उसका लॉर्ड वीनस यानी शुक्र है। 3 नंबर साइन जो है जेमिनाई यानी मिथुन, उसका लॉर्ड मरकरी यानी बुध है। 4 नंबर कैंसर यानी कर्क, उसका लॉर्ड मून है। 5 नंबर लियो यानी सिंह, उसका लॉर्ड सन है। और 6 नंबर वर्गो यानी कन्या, उसका लॉर्ड यानी स्वामी मरकरी यानी बुध है। 7 नंबर लिब्रा यानी तुला, उसका लॉर्ड वीनस है। 8 नंबर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, उसका लॉर्ड मार्स और केतु है। 9 नंबर सेजिटेरियस यानी धनु, उसका लॉर्ड जुपिटर है। 10 नंबर कैप्रिकॉन यानी मकर, उसके लॉर्ड सैटर्न है। 11 नंबर एक्वेरियस यानी कुंभ, उसके लॉर्ड सैटर्न और राहु। 12 नंबर पाइसिस यानी मीन, उसके लॉर्ड जुपिटर है। तो हाउस, ये चार्ट में जो नंबर लिखे होते हैं ये हाउस फिक्स होते हैं, ये नंबर साइन के होते हैं। जैसे जो फर्स्ट नंबर लिखा है वो मतलब 1 नंबर यानी एरीज है, तो फर्स्ट हाउस में जो साइन है वो आपका लगन होगा। जहाँ पे 2 नंबर लिखा है वो सेकंड हाउस है, बट 2 नंबर जो है टॉरस यानी वृषभ राशि का। जहाँ पे 3 नंबर लिखा है वो थर्ड हाउस है, फिक्स है, बट वो जो नंबर लिखा है वो 3 नंबर जेमिनाई यानी मिथुन राशि। तो जो चार्ट में हाउस होते हैं वो फिक्स होते हैं, जो नंबर होते हैं वो आपके साइन के होते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल चार्ट आप देखिए, यहाँ पे जो 7 नंबर लिखा है फर्स्ट हाउस में, वो फर्स्ट हाउस लगन है, वो 7 नंबर मतलब तुला राशि। सेकंड हाउस में जहाँ 8 नंबर लिखा है, 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि। जैसे आपसे कोई कहे 7th हाउस में क्या राशि है, तो 7th हाउस में 1 नंबर लिखा है, तो 7वें भाव में 1 नंबर यानी एरीज राशि। ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से जैसे इस चार्ट में आप देखिए, फर्स्ट हाउस में जो है वो हाउस फिक्स है, लेकिन वहां नंबर 8 लिखा है। 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि का लगन। 7th हाउस में 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर मतलब 7th हाउस में राशि जो है वो वृषभ है। चलिए इसको हम कल कवर करेंगे, आज हम कुछ और कवर करते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको मजा भी आए, नहीं आप बोर हो जाएंगे। ठीक, देखिए हमको आपको, अब हम 9 प्लेनेट को अगर डिटेल में कवर करें तो हर एक प्लेनेट से जुड़े हुए जो डीटी यानी ईश्वर है उनको पता होना चाहिए। तो आपको किसी ग्रह को जानना है तो उस ईश्वर की स्टोरी पूरी पता होनी चाहिए। एक तरीका तो ये है समझने का, जैसे मार्स को हनुमान जी से रिलेट करते हैं, अभी मैं बताऊंगा। मरकरी को भगवान विष्णु जी से रिलेट करते हैं, और बुद्ध अवतार जो भगवान विष्णु का उससे। वीनस यानी शुक्र को लक्ष्मी जी से और दैत्य गुरु शुक्राचार्य से। जुपिटर यानी बृहस्पति देव को भगवान विष्णु के वामन अवतार से। सैटर्न यानी शनि देव को जो है कूर्म अवतार से रिप्रेजेंट करते हैं भगवान विष्णु। राहु को वराह अवतार से, और केतु को गणेश जी और मत्स्य अवतार से। ठीक है, और सन को मैं भूल गया था, सन को जो है श्री राम जी से, और मून को भगवान कृष्ण जी से, और चंद्रमा से। तो आप देखेंगे कैसे इनका स्टोरी। मजा आपको अब आएगा। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी कैसे होती है। सन जो होता है बेसिकली, सन की ये प्लेनेट की कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है। सन जो होता है वो आपके डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है, जीवन में डिसिप्लिन कितना है, सेक्रीफाइस, ईगो, लाइट यानी रोशनी, कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है, शो ऑफ को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली जब आप सन को पढ़ेंगे ना, आपके चार्ट में जहां भी सन होगा वहां पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, उस तरह का क्वालिटी मिलेगा, आपका बिहेवियर उसी तरीके से होगा। और ये सारी क्वालिटी किनसे मिलती है, श्री राम जी से। क्योंकि अगर आप पूरी रामायण या रामचरितमानस पढ़ें तो आप देखेंगे श्री राम जी ने सेक्रीफाइस बहुत किया। तो आपके चार्ट में सन जिस भी हाउस में बैठ जाए, उस हाउस के सिग्निफिकेशन देखिए और प्लेनेट के सिग्निफिकेशन, जिस प्लेनेट के साथ बैठा है आप देखेंगे वहां पे आपको जीवन में बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।
फिर श्री राम जी ने कितने सेक्रीफाइस किए, वनवास हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन इसीलिए जहां पे जिस भाव में आपका सूर्य बैठा होगा उस हाउस में आपको सेक्रीफाइस तो बहुत करने पड़ेंगे, शुरू शुरू में आपको स्ट्रगल भी आएगी, लेकिन अगर आपने सेक्रीफाइस किया तो बाद में आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। बट हमको अच्छा नहीं लगता वो, इसीलिए हम उससे दूर भागते, क्योंकि सन आपके फादर का कारक है ना। आप देखिए बच्चे अपने मदर से ज्यादा अटैच होते हैं, फादर से कम। बच्चों को बिगाड़ने में और सुधारने में माँ का रोल बहुत होता है, क्योंकि फादर से बच्चे दूर भागते हैं। फादर डिसिप्लिन होते हैं थोड़ा, मदर इमोशनल होती है। तो सूर्य आपका जिस भाव में बैठा है ना, जिस हाउस में बैठा है, जिस साइन में बैठा है, मैंने आपको साइन के भी सिग्निफिकेशन बताए, हाउस के बताए। मान लेते हैं सूर्य 7th हाउस में बैठा है, तो 7वां भाव रिलेशनशिप का है, तो रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ में आपको बहुत सेक्रीफाइस करने पड़े। तो अगर आपने सेक्रीफाइस किया तो देर से ही सही रिजल्ट अच्छा रहेगा, बट अगर आप सेक्रीफाइस से भागे तो वो आपको बहुत ट्रबल देगा। बच्चे फादर से दूर भागते हैं, फादर की बात उनको बुरी लगती है, बट अगर वो उसको फॉलो करें, डिसिप्लिन को फॉलो करें, तो लाइफ अच्छा हो जाता है। शुरुआत में तो हमें खराब लगता है, क्योंकि क्या होता है ना कि सूर्य की रोशनी अपनी ओरिजिनल लाइट है। भाई आसमान में सूर्य और सन और मून, सूर्य और चंद्रमा दो ही प्लेनेट है ल्यूमिनरीज जो लाइट शो करते हैं। तो सन की लाइट अपनी ओरिजिनल लाइट है, मून की अपनी लाइट नहीं है। मून तो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और सन ऐसा है कि सनसेट होगा, निकलेगा भी अगले दिन जरूर, बादल हो कुछ भी हो, पर रोशनी जरूर होती है। बट मून के साथ क्या है, मून तो आप देखेंगे चीटिंग का कारक है। तो मून की पहली बात तो अपनी लाइट नहीं है, वो जो लाइट है दूसरे की, सन की। दूसरा, मून का फिक्स नहीं है कि निकलेगा, कभी आधा निकलता है, कभी पूरा निकलता है, कभी निकलेगा ही। तो इसीलिए सन को फॉलो कीजिए। सन जिस हाउस में बैठा है उस हाउस में आपको डिसिप्लिन जरूरी होगा। आप देखेंगे जिस भी हाउस में सन बैठे, जिस प्लेनेट के साथ बैठे, उसके कारक तत्व और सिग्निफिकेशंस को लेके, जिस हाउस में बैठा है उसके सिग्निफिकेशन यूज कीजिए, जिस प्लेनेट के साथ बैठा है उस प्लेनेट के कारक और लॉर्डशिप देखिए। वहां पे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी चार्ट में हम देखते हैं, इस चार्ट में आप चलिए, यहाँ तो 4 प्लेनेट, इस चार्ट में सन 7th हाउस में बैठा मान लो, तो 7th हाउस किसका, रिलेशनशिप और मैरिज का। तो इस इंसान को मैरिड लाइफ में बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़े शुरू शुरू में, लेकिन अगर इसने सेक्रीफाइस किया तो लेटर स्टेज में इसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। पर शुरुआत में ऐसे इंसान को बहुत ट्रबल आता है। आप देखिए 7th हाउस में सन हो, इंसान को सेपरेटिव टेंडेंसी देता है, इंसान को बहुत ट्रबल देता है नीचे। सन सैटर्न के साथ बैठा, तो अभी हमने देखा था जब कारक पढ़ रहे थे, तो सैटर्न कैरियर का कारक, तो कैरियर में ऐसे लोगों को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा शुरुआत में। लेकिन अगर इन्होंने डिसिप्लिन होकर हार्ड वर्क किया और शुरू शुरू में सेक्रीफाइस करना सीख लिया कि चलो कोई बात नहीं, मेहनत कर रहे हैं, कम भी मिल रहा है तो अच्छी बात, कोई नहीं, तो बाद में इनको बहुत सारा सक्सेस मिलेगा। बट अगर ये सेक्रीफाइस नहीं करते, डिसिप्लिन से नहीं रहते, शॉर्टकट फॉलो करते हैं, तो मैरिड लाइफ और कैरियर दोनों हमेशा के लिए खराब। तो श्री राम जी ने क्या किया था भाई, वो चाहते तो राजपाट ले सकते थे ना, पर उनका नहीं, वनवास मिला तो वनवास जाना है। वनवास गए बेचारे, सीता जी का अपहरण हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फाइनली उन्हें मिला सिंहासन, बट बहुत सारे सेक्रीफाइस करते। तो आप देखेंगे सन आपके जिस हाउस में बैठ जाएगा वहां बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उस हाउस के सिग्निफिकेशंस को लेकर। जिस प्लेनेट के साथ बैठेगा उस प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस देखिए, लॉर्डशिप देखिए, उसको लेके भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे सन कैरियर का कारक है, तो कैरियर में सेक्रीफाइस। सन यहाँ 4th का लॉर्ड है, चौथे भाव का स्वामी है, चौथा भाव मदर का होता है। तो मदर को लेके इन्हें बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़े, या इनकी माँ को अपने जीवन में बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़े। सैटर्न तीसरे भाव का भी लॉर्ड है, तीसरे भाव का स्वामी है और सन के साथ बैठा है। तो सिबलिंग्स को लेके इनको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़े। तो जिस हाउस में सन बैठा है उसके सिग्निफिकेशन देखिए, जिस प्लेनेट के साथ बैठा है उसके कारक तत्व और लॉर्डशिप देखिए। और सन जो है ईगो रिप्रेजेंट करता है। जब आपके चार्ट में सन बहुत स्ट्रांग हो, तो जिस हाउस में सन बैठेगा ना,
वहां पे आपका ईगो बहुत आगे आता है, ईगो क्लैशेस बहुत देता है उस हाउस के लिए। इसीलिए आप देखिए 7th हाउस में सन बैठ जाए मान लेते हैं, तो इंसान की मैरिड लाइफ में ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि जिसका 7th हाउस में सन होता है ना, तो उसको अक्सर हम ये लगता है कि हमको लाइफ पार्टनर बिल्कुल हमारे जैसा मिले, हमारी फोटो कॉपी। रिलेशनशिप के पार्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे 7th हाउस में जो प्लैनेट होते हैं। बट सन जिस हाउस में बैठ जाए, मान लेते हैं सन 10th हाउस में बैठ गया, तो कैरियर है बहुत ईगो क्लैशेस। जिस प्लैनेट के साथ बैठ गया वहां ईगो क्लैशेस देगा। जैसे ये सन जो है सैटर्न के साथ बैठा है, सैटर्न कैरियर का कारण, तो इस इंसान की लाइफ में कैरियर और वर्क प्लेस में बहुत बार ईगो क्लैशेस होते रहते हैं। 7th हाउस में बैठा है, 7th हाउस रिलेशनशिप का है, मैरिड लाइफ में, इनकी मैरिड लाइफ में भी बहुत ईगो क्लैशेस। तो ईगो क्लैशेस ना हो इसलिए आपको सेक्रीफाइस करना सीखना पड़ेगा और डिसिप्लिन के साथ रहना सीखना पड़ेगा सन वाले हाउस। भाई श्री राम जी का क्या था, उनका भरत जी से ईगो क्लैश हो सकता था ना, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, कोई बात नहीं हम वनवास भी ले लेंगे, तो फाइनली उन्हें मिला राजपाट। क्योंकि सूर्य कैसा है, दूर से तो उसकी रोशनी अच्छी लगती, पास में जाने की कोशिश मत कीजिए, पास जाएंगे तो आप जलेंगे। और देखते हैं सन का क्वालिटी। सन आपके कॉन्फिडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। सूर्य अगर अच्छा है आपके चार्ट में तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो, अगर सूर्य खराब हो गया तो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर देगा। जैसे आप देखिए किसी का सन सैटर्न के साथ बैठ जाए, शनि देव के साथ, मकर राशि या कुंभ राशि में बैठ जाए, एक्वेरियस या एक्वेरियस है कैप्रिकॉन में, लिब्रा यानी तुला राशि में, तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, नीच का और उच्च का भी मैं बताऊंगा इसको, कि लिब्रा में सन डेबिलिटेटेड होता है नीच का, या सन जिसका 7th हाउस में। आप देखिए ऐसे इंसान के अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस का कमी, वो इंसान हमेशा दूसरे से वैलिडेशन चाहता है, कुछ भी करेगा ना तो उसे लगेगा जब तक सामने वाला या कोई इंसान कहे ना सही कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तब तक उसे भरोसा नहीं हो। ज्यादातर आप देखेंगे सन 7वें भाव यानी 7th हाउस में हो या लिब्रा यानी तुला राशि में, उस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। जब तक उसको कोई कहे ना कि नहीं नहीं अच्छे दिख रहे हो, अच्छे कपड़े पहने या सही तरीके से कर रहे हो, तब तक उसको भरोसा ही नहीं होगा। तो सन वाले हाउस में हमेशा याद रखिए ईगो क्लैशेस देगा आपको और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तैयार रहिए सेक्रीफाइस। बट इसका रेमेडी यही है कि अगर शुरुआत में उस पर्टिकुलर हाउस में जहां सन बैठा है और जिस हाउस का लॉर्ड है और जिस प्लेनेट के साथ बैठा है वहां पे आपने सेक्रीफाइस किया तो फाइनल रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, डिसिप्लिन के साथ अगर आप सेक्रीफाइस करें। और अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो आप जीवन भर रोएंगे। यही प्रैक्टिकल रेमेडी है। क्योंकि सन जो है आपके कॉन्फिडेंस का कारक है, तो जहां सन होता है वहां हम बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, हमको लगता है हम तो यहाँ सब कुछ कर सकते हैं, बट ऐसा है नहीं। सेक्रीफाइस करना सीखिए, ज्यादा अच्छा है, वरना आप बहुत कुछ कर भी लेंगे ना तो भी लाइफ लॉन्ग फिर वहां आपके लिए ट्रबल ही है। तो आप पूरा श्री राम जी का स्टोरी पढ़ें, आपको सूर्य के बारे में पता चल जाए कि आपके चार्ट में सूर्य कैसा भी है। जैसे आप देखिए ना समुद्र तट पे जब भगवान श्री राम थे तो लक्ष्मण जी ने कहा उनसे कि एक बाण मार के इनको सुखा दीजिए, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं 3 दिन इनका निवेदन करेंगे, जब नहीं मानेंगे तो, वो चाहते तो कर सकते थे, बट उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं लॉन्ग टर्म में वो अच्छे नहीं होने वाले, तो उन्हें पता था, तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, 3 दिन अपना खराब किया, बैठे रहे, साधना की, तब जाके बात बनी। तो सन वाले हाउस में हम यही सोचते हैं, जहां सन बैठ जाए जिस हाउस में जिस प्लेनेट के साथ, कि हम तो एक झटके में सब कर सकते हैं, क्या जरूरत हमें झुकने की। बट ऐसा नहीं है, आपको सेक्रीफाइस करना आना चाहिए और सन वाले हाउस में हम्बल होना आना चाहिए, झुकना आना चाहिए। ज्यादा ईगो या ज्यादा प्राउड लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा नहीं। इसलिए देखिए सन जिसका 10th हाउस में बैठ जाए वो इंसान क्या करता है, वो इंसान बहुत हम्बल होता है। वो इंसान हमेशा सोचेगा जिसका सन 10th हाउस में 10वें भाव में, कि मैं अपने काम से अपनी आइडेंटिटी बनाऊं, अपने कपड़े लुक्स पैसों के दम पे नहीं। वो इंसान हमेशा जीरो से राइज करता है।
और सन 10th हाउस वाला आदमी कभी इसीलिए शो ऑफ नहीं करता। अब देखिए जिसका सन 10th हाउस में, हमेशा वो सन 10th हाउस वाला आदमी कपड़ों पे भी ध्यान देगा, कुछ भी पहन लेगा, क्योंकि उसको लगता है मेरी पहचान मेरे काम से होनी चाहिए, मेरे कपड़े या लुक से नहीं। इसीलिए आप देखिए सन राहु जिसके चार्ट में हो, ग्रहण योग है, फादर से हमेशा ईगो क्लैशेस होते रहते हैं। जिसके चार्ट में सूर्य राहु हो, वो इंसान अपने फादर से बहुत अटैच होता है, बहुत लगाव होता है उसको लगता है कि फादर के लिए मुझे सब कुछ करना है, वो हमेशा ये सोचता है। बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फादर से बनती ही नहीं। जिसके चार्ट में सन और राहु हो, ये बेचारे जब अपने फादर से बात करने बैठेंगे ना किसी टॉपिक पे, कुछ भी डिस्कस करने बैठे, तो फाइनल रिजल्ट ऐसा आएगा, फादर अलग ये अलग, एक पॉइंट पे तो आ ही नहीं सकते। लेकिन आप जिससे पूछेंगे सन राहु वाले आदमी से, वो बहुत अटैच्ड होता है अपने फादर से, हमेशा उसका डिजायर होगा फादर के लिए बहुत कुछ करना है, और करता भी है, लेकिन फिर भी फादर से अप्रिसिएशन नहीं, क्योंकि ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। सन राहु हो, सन सैटर्न हो, ये लोग हमेशा अपने फादर से अटैच है, बहुत लगाव होता है फादर, बट फिर भी फादर से बन नहीं पाता। मून, चलिए मून पे आ जाते हैं। मून के बारे में पढ़ना है तो आप भगवान कृष्ण जी का स्टोरी पढ़िए और चंद्रमा की स्टोरी। मून आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, मेंटल पीस, चीटिंग को रिप्रेजेंट करता है, डिजायर इच्छाओं को, घर को रिप्रेजेंट करता है, और मून फ्लक्चुएशन का कारक। मून बेसिकली आपके मन का कारक, तो इच्छा, सन आत्मा का कारक है, मून मन का कारक। तो मून क्या होता है, जिस हाउस में आपका मून बैठा होगा ना, जिस भाव में या जिस प्लेनेट के साथ, वहां पे आपका मन लगा रहता है, इमोशनली अटैच होते हैं आप उस हाउस। जैसे मून किसी का वीनस के साथ बैठ जाए तो अपने रिलेशनशिप से उसका स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होगा, इमोशनल। या मून 4th हाउस में बैठ जाए तो मदर से इमोशनल अटैचमेंट। मून 9th हाउस में बैठ गया तो अपने पिता से बहुत इमोशनल अटैचमेंट। मून 7वें भाव यानी 7th हाउस में बैठ गया तो अपने स्पाउस से। बट मून जिस हाउस में बैठता है ना, वहां इमोशनल अटैचमेंट तो होता है, बट वहां फ्लक्चुएशन बहुत होता है, अप्स एंड डाउन, क्योंकि हमारे इमोशंस फ्लक्चुएट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप चंद्रमा की स्टोरी पढ़ेंगे तो आप देखिए, मून हर 2.5 डे, 2.5 दिन में अप्रोक्सीमेट राशि चेंज कर ले, फास्ट मूविंग प्लेनेट। और आप वैसे भी देखें ना, चंद्रमा का फिक्स नहीं है बिहेवियर, आज निकला है कल निकलेगा कि नहीं निकलेगा पता नहीं, अमावस्या पे निकलता ही नहीं, पूर्णिमा पे पूरा ब्राइट निकलता है, कभी आधा निकलता है। तो इसी तरीके से मून जिस हाउस में बैठेगा उसके सिग्निफिकेशन देखिए, जिस प्लेनेट के साथ बैठे उसके सिग्निफिकेशन देखिए, वहां कंटिन्यू फ्लक्चुएशन देगा आपसे। जैसे मून 7वें भाव में बैठ गया तो रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशन। मून सैटर्न के साथ बैठ गया जिसके कैरियर में बार बार चेंजेस आते रहे, फ्लक्चुएशन। या आप भगवान कृष्ण की स्टोरी पढ़िए, भगवान कृष्ण का क्या था, उनका रोल कुछ फिक्स ही नहीं था, वो कब क्या करेंगे किसी को पता ही नहीं चलता। उसी तरह मून वाले हाउस में कुछ फिक्स नहीं होता, जैसे आपके मूड का पता नहीं होता ना, कब आपका मूड अच्छा है कब खराब होगा, कोई फिक्स नहीं होता। तो मून जिस हाउस में बैठ जाए वहां फ्लक्चुएशन बहुत होगा। जैसे आप देखिए मून 9th हाउस में, ये इंसान फादर से बहुत इमोशनली अटैच हो, बट 9th हाउस हायर एजुकेशन का है, बहुत सारी चीजों का है। 9th हाउस प्रिंसिपल और मोरल वैल्यूज का है, वहां पे इसका मूड बहुत फ्लक्चुएट करेगा। जैसे यहाँ मून 11th हाउस में, अपने 11th हाउस दोस्तों का है, बड़े भाई बहनों का, उनसे इसका बहुत इमोशनल अटैचमेंट। बट फ्रेंडशिप है, 11th हाउस इनकम और सैलरी का है, इनकम और सैलरी में फ्लक्चुएशन बहुत अच्छा होगा, कभी तो बहुत अच्छी इनकम चल रही, कभी बहुत डाउन, इस तरीके से। अब मून आपकी डिजायर्स, इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है,
क्योंकि मून मन का कारक है, इच्छाएं तो सारी मन की ही। तो जिस हाउस में मून बैठ जाए, जिस प्लेनेट के साथ बैठ जाए, वहां आप इमोशनली अटैच इसलिए रहते हैं, वहां से आपकी इच्छाएं जुड़ी हैं। आपको लगता है कि वही उस हाउस में आपको लगता है यहीं से मेंटल पीस में, जिस हाउस में मून बैठे ना या जिस प्लेनेट के साथ बैठे, आपको लगता है मेंटल पीस यहीं से मिलेगा। कैसे? मान लेते हैं 9th हाउस में मून है, तो इस इंसान को लगेगा फादर से रिलेशन अच्छे रहे तो जीवन में सुकून रहे, गुरु से रिलेशन अच्छे रहे तो सुकून रहेगा। जैसे 11th हाउस में मून है, तो इनको लगेगा कि अच्छा खासा पैसा आता रहे तो जीवन में सुकून है, फ्रेंडशिप अच्छी रहे, बड़े भाई बहनों से रिलेशन अच्छे रहे तो सुकून रहेगा। तो जहां मून बैठा है वो बताएगा कि आपके जीवन का सुकून कितना है, सुकून है कि नहीं है, दोनों चीज। अगर सुकून है तो इसका मतलब मून अच्छा है, नहीं है तो आपको समझ जाइए प्रॉब्लम वहीं से। और मून इसीलिए चीटिंग का भी कारक होता है ना, जिस हाउस में मून बैठता है वहां पे आपके साथ धोखा जरूर हो। क्यों? उसका रीजन है, क्योंकि पहली बात तो मून आपका इमोशन है, आप वहां इमोशनली अटैच होते हैं। तो जब इंसान इमोशनली अटैच होता है तो दिमाग यूज करना भूल जाता है। तो दूसरा, मून डिजायर्स यानी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है। धोखा तभी होगा जब आपकी इच्छाएं ज्यादा होंगी। तो जिस हाउस में मान लेते हैं 7वें भाव में मून बैठा है, तो रिलेशनशिप में चीटिंग हो जाता है। क्यों? रिलेशनशिप से इंसान इमोशनली अटैच, इच्छाएं बहुत ज्यादा है उसको। आप मून का स्टोरी पढ़ेंगे ना चंद्रमा का, तो यही है। 27 नक्षत्र जो थे वो चंद्रमा की बीवियां थी, उसमें भी वो रोहिणी से सबसे ज्यादा अटैच। तभी तो दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दे दिया था, तो उनको 6 रोग हो गया था, जिसको राज यक्षमा भी कहते हैं आजकल, उसको ट्यूबरक्लोसिस से रिलेट कर। इतने के बाद भी उनकी इच्छाएं शांत नहीं हुई, तो उन्होंने देवगुरु बृहस्पति जो वाइफ थी तारा, उनको किडनैप कर लिया था। मतलब 27 बीवियां होने के बाद भी, एक से अटैच होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया। तो मून जिस हाउस में बैठता है वहां आपकी इच्छाएं बहुत हो, इमोशनली आप अटैच हो, और अपनी इच्छाओं की वजह से वहां पे चीटिंग होता है। या तो आपके साथ चीटिंग हो जाता है या आप खुद चीट करते हैं। इसलिए मून जहां पे बैठा है, चंद्रमा जिस हाउस में जिस प्लेनेट के साथ, वहां लॉजिकल रहिए, बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट मत दिखाइए। ना ही बहुत ज्यादा वहां पे जो है डिजायर्स रखिए, इच्छाओं पे कंट्रोल रखिए। इसीलिए देखिए, कर्क लगन वाले या कर्क मून साइन, कैंसर असेंडेंट या कैंसर मून वाले, उनके साथ चीटिंग बहुत होता है लाइफ, क्योंकि इमोशनल बहुत होते हैं। या तो वो खुद दूसरों को चीट करते हैं, उनके साथ चीटिंग हो जाता है, डिपेंड करता है मून की कंडीशन। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सन वाले हाउस पे ज्यादा फोकस कीजिए। भले शुरू शुरू में प्रॉब्लम देगा, बट वो आपको लाइट की तरफ ले जाएगा, आत्मा है, आत्मा ज्ञान चाहती है। मून वाला हाउस ना शुरू शुरू में तो हमको अच्छा लगता है, हमारी इच्छाएं पूरी हो रही होती, पर इच्छाएं ऐसे ही होती हैं। शुरू शुरू में आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं आपकी आदत बिगाड़ने की, फिर जब हमको आदत लग जाती है, उसकी लत पड़ जाती है, तो एक दिन धोखा हो जाता है। तो मून वाला हाउस ऐसा ही है। शुरू शुरू में तो आपको मजा आएगा वहाँ। 7th हाउस में ठीक है, 2-4 एक्स्ट्रा मैरिटल या 2-4 अफेयर हो भी है, कोई बात नहीं, आपको मजा आएगा। और कहीं ना कहीं जाके आपको धोखा मिलेगा, क्योंकि जैसे चंद्रमा क्या है, पूर्णिमा के दिन तो पूरा निकलता है, तो उसके बाद थोड़ा डाउन होगा, फिर थोड़ा डाउन होगा, एक दिन अमावस्या में लाके डुबो देगा। इसीलिए देखिए, चतुर्दशी और अमावस्या पे पैदा हुए लोग ना बहुत ज्यादा इमोशनली ट्रबल होते हैं। खासकर चतुर्दशी में जो लोग पैदा होते हैं, उनका हैबिट होता है कि वो कोई रूल्स और बाउंड्री नहीं फॉलो करना चाहते, उनकी इच्छा होती है सारे रूल्स तोड़ दें। इमोशनल अप्स एंड डाउन बहुत होते हैं। या तो चतुर्दशी वाले लोग क्या करेंगे, अकेले बैठना पसंद करेंगे, या जब उनका मन होगा तो पूरा पार्टी करेंगे, पार्टी करना, ड्रिंक करना, सब कुछ करना। आप ज्यादातर देखेंगे चतुर्दशी पे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल जिनका बर्थ हुआ है, भले वो ड्रिंक करते हो चाहे ना करते हो, पर उनकी इच्छा रहती है, इवन फीमेल्स की भी, कि एक बार तो ड्रिंक करके देखना है, स्मोक करके देखना है कैसा हो।
इवन ट्राई भी करते हैं, मैं बहुत सारे चतुर्दशी वालों को जानता हूँ, फीमेल्स को, जो वैसे ड्रिंक ना करें बट एक आध बार उन्होंने लाइफ में ट्राई जरूर किया होता है कि देखेंगे होता क्या है। तो ये मून है। तो हम इसी तरह 9 प्लैनेट्स को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, फिर 12 राशियों को, और जो प्लैनेट के रेट्रोग्रेशन है, कंबस्ट है, जितना बेसिक है मैं इसमें खत्म। मतलब बेसिक आपको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी कोर्स में। सर एक रिक्वेस्ट है, जी आवाज आ रही है ना मेरी आपको? हाँ हाँ आ रही है। आज पूरा 9 प्लेनेट कंप्लीट कर दो, भले आज डाउट से नहीं लेंगे, कल डाउट लेंगे। ठीक आज ठीक वो इस आखिरी तक पूरा कंप्लीट ही कर दो, फिर कल बिल्कुल। से तक आगे जा सकेंगे। ठीक डाउट ठीक सेशन करेंगे, पर आप सभी लोग ठीक। रिक्वेस्ट है कोई हैंड रेस बीच में ना करे, क्योंकि सर का फ्लो कम ज्यादा होता है। आप सीखने आए, आप सीखो, हम डाउट भी लेंगे आपके, लेकिन कल लेंगे, आज पूरा आपको सिखा देते पहले। और ये जो बताए सब बेसिक चीज है, उसकी चिंता मत कीजिए। हाँ सर। बिल्कुल। चलिए मार्स की बात करते हैं। बहुत हुआ है मांगलिक दोष का। तो मार्स आप देखिए, आपका एग्रेशन है, गुस्सा, पैशन कितना है, जोश, एंगर, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, फ्री विल कितनी है आपके पास, वॉयलेंस, फाइट, लड़ाई झगड़ा, फोकस। और मार्स आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड बना। तो आप देखेंगे जिस हाउस में मार्स बैठ जाए, उस हाउस को देखिए, उस जिस प्लेनेट के साथ बैठ जाए, वहां बहुत एग्रेसिवली बिहेव कर, आपका पूरा का पूरा फोकस उसी हाउस में। जैसे मार्स 10th हाउस में बैठ गया, 10वें भाव में, पूरा फोकस आपका कैरियर का होगा, कैरियर पे होगा, कि किसी भी तरीके से आपको जो कैरियर में सोचेंगे उसे करके ही दम लेंगे। और एक प्रॉब्लम होता है, मार्स आर्मी कमांडर, मार्स आपकी फ्रीडम, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जहां मार्स होता है ना, वहां आप अकेले चलना पसंद करते हैं, लीडर, आप किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते। जैसे मार्स 10th हाउस में बैठ जाए, 10th लॉर्ड के साथ बैठ जाए, या शनि और मार्स जिसके चार्ट में साथ में हो, वो इंसान किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। वो हमेशा इंडिपेंडेंट काम करेगा, या किसी ऐसी पोस्ट पे काम करेगा, हाई अथॉरिटी वाली पोस्ट पे, जहां रोज किसी ना किसी के अंदर डेली रिपोर्ट ना करना। और इसीलिए 10वें घर में मार्स हो या सैटर्न मार्स हो, तो ऐसे लोगों के वर्क प्लेस में बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, हमेशा बॉस से या कलीग से कॉन्फ्लिक्ट होता रहे, क्योंकि ये इंसान लीड करना चाहता है, किसी के अंडर में नहीं रहना चाहता। इसलिए सैटर्न मार्स वाले यूनियन लीडर बहुत बनते हैं। ऑफिस में किसी को कोई समस्या होगी, बॉस तक ले जाने वाले यही होंगे। इनका बॉस भी इनसे परेशान हो जाता है, प्रॉब्लम किसी को, सबसे ज्यादा इसी को प्रॉब्लम है। भाई मांगलिक दोष क्यों प्रॉब्लम देता है, कि मार्स फर्स्ट हाउस में है, सेकंड में है, 8th में है, 7th में है, 12th में, क्यों समस्या दे रहा है? कुछ नहीं, क्योंकि मार्स फ्रीडम है। और रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ कैसा है, दो लोगों को साथ लेके चलने का। और जब मार्स का जहां होता है, वहां हम अकेले चलना पसंद, लीडर। बट विवाह तब चल सकता है जब दोनों लोग बैलेंस बना के साथ चले। तो जब इंसान के चार्ट में मार्स फर्स्ट, सेकंड, 7th, 8th, 12th और 4th हाउस में होता है, मांगलिक दोष होता है, तो प्रॉब्लम बस यही आता है कि इंसान अपने लाइफ पार्टनर को साथ लेके नहीं चलता। वो हमेशा अपने पार्टनर पे डोमिनेट करना चाहता है। वो हमेशा चाहेगा रिलेशनशिप में सारा काम खुद करे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा। ऐसे लोग मैरिज तो कर लेते हैं, बट बेसिकली इनको फ्रीडम चाहिए रहती है। तो भाई आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो शादी करी क्यों है। भाई शादी करेंगे तो कहीं ना कहीं बंधन होगा ही, तब दूसरे को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, उसकी भी सुनने पड़ेगी। बट मांगलिक दोष वाला इंसान क्या करता है, वो अपनी ही सुनता है। वो चाहता है मैरिड लाइफ में चली तो हमारी ही चली। उसको फ्रीडम चाहिए रहती है। बस इसीलिए मार्स प्रॉब्लम देता है। मार्स कॉन्फ्लिक्ट है, फाइट है, इसीलिए लड़ाई झगड़े होते हैं मैरिड लाइफ। भाई आप दूसरे की सुनेंगे नहीं, आपको आजादी चाहिए, तो लड़ाई झगड़ा तो हो गई। मार्स आपकी सिक्योरिटी का कारक, पुलिस का। तो अब आप समझ जाएं कि पुलिस की जरूरत कहाँ होती है, जहां पे खतरा होता है।
तो मार्स जिस हाउस में बैठता है ना, उस हाउस में इंसान बहुत इनसिक्योर होता है। 10वें घर में मार्स बैठ जाए, इंसान कैरियर में बड़ा इनसिक्योर होता है। ऐसा तो नहीं मेरी नौकरी छूट जाएगी, ऐसा तो नहीं मेरा बिजनेस टूट जाएगा। और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से हम बहुत इम्पल्सिव होकर रिएक्ट करते हैं, जल्दीबाजी में, और बात बिगड़ जाती है। आप देखिए, जिसका फर्स्ट हाउस में मार्स बैठा हो, वो बहुत जल्दीबाजी में निर्णय लेता है, जल्दी जल्दी काम करता है, गुस्सा बहुत होता है। क्यों? क्योंकि उसको डर रहता है, इनसिक्योरिटी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। मांगलिक दोष वालों के चार्ट में इसलिए लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि मार्स जब मांगलिक दोष होता है ना, तो इंसान बहुत इनसिक्योर होता है रिलेशनशिप को। ऐसा तो नहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ दे, ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी रिलेशनशिप, कोई देख तो नहीं लेगा मेरे पार्टनर को। इसी इनसिक्योरिटी की वजह से लड़ाई झगड़े होते। तो मांगलिक दोष कोई समस्या नहीं है, आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी है, फ्रीडम, फ्री चलने का आपका हैबिट है। अगर आप इस आदतों पे कंट्रोल कर पाए तो आप देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका लाइफ अच्छे से चल सकता है। आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। तो मांगलिक दोष जो प्रॉब्लम देता है, वो केवल मांगलिक दोष में ही नहीं देता कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवंथ, एट, 12th में। मार्स वीनस भी जिसके चार्ट में साथ बैठता है, उसके चार्ट में भी सेम यही प्रॉब्लम देता है, बट हमको लगता है कि नहीं देता, क्योंकि वीनस रिलेशनशिप का कारक है। तो वही क्वालिटीज आपको तब भी मिलेंगी जो नॉर्मल आप मांगलिक दोष में समझते हैं। तो जहां भी मार्स होगा वहां बहुत इनसिक्योरिटी रहता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। लगन मार्स वाला तो हमेशा इनसिक्योर फील करता है, तो उसके अंदर हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहता है। ओके। और मार्स जहां बैठता है वहां प्रॉब्लम क्या होता है? मार्स है स्ट्रेट फॉरवर्ड। आर्मी कमांडर कैसा है, उसको ऑर्डर मिला है या तो मार दो या मर जाओ। तो आप देखिए, जिसका जहां मार्स बैठा होगा वो इंसान वहां बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। 10th हाउस मार्स है, सैटर्न मार्स है, इंसान अपने कैरियर या काम को लेके बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जो आएगा सीधे बता देगा, उसको मक्खन लगाना नहीं आता। सेकंड हाउस में मार्स बैठ जाए, दूसरा भाव हमारी स्पीच का होता है ना, सेकंड हाउस में मार्स बैठे तो इंसान की जुबान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है। इस स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की वजह से ही किसी को पसंद नहीं आती उनकी बात। आप हमेशा देखिए, सेकंड हाउस में मार्स बैठ जाए, सेकंड लॉर्ड के साथ बैठ जाए, या मरकरी के साथ बैठ जाए, क्योंकि मरकरी स्पीच यानी वाणी का कारक है, तो इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, तो सामने वाले को कड़वा लगता है, क्योंकि सच किसी को अच्छा नहीं लगता ना। तो मार्स जहां बैठता है वहां आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर किसी को पसंद नहीं आता, कि लोगों को लोग पसंद आते हैं जो मक्खन लगाते रहते हैं, बटरिंग कर। अब मांगलिक दोस्त का एक सीक्रेट मैं आपको और बताता हूँ। मार्स फर्स्ट में बैठे, सेकंड में बैठे, फोर्थ में बैठे, सेवंथ में बैठे, एट्थ में बैठे, 12th में बैठे, है तो मांगलिक दोष, लेकिन आप तब तक इसको सुधार नहीं पाएंगे जब तक आप समझेंगे नहीं। भाई हर हाउस में बैठ के वो अलग अलग तरीके से समस्या दे रहा है, तो आपको जब तक रूट कॉज नहीं पता होगा तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। जैसे 8वें घर बैठे तो 8वां घर ससुराल का है, 8वां घर 7th से सेकंड है, आपके स्पाउस के मैरिज का। ये देखिए स्पाउस की वाणी का, भाई सेकंड हाउस आपकी वाणी का है, 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर, तो आपका जो पार्टनर है उसकी वाणी कौन सी होगी? 7 से सेकंड 8th हाउस। तो यहाँ मार्स बैठे तो प्रॉब्लम इन लॉस से हो रही है, आपके स्पाउस का जुबान नहीं सही, वो बहुत कड़वा बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो रेमेडी भी इसका ही करना होगा, आपके स्पाउस को समझना पड़ेगा कि हमको अपनी वाणी सुधारनी, बोलने का तरीका। अगर यही मार्स सेकंड हाउस में जैसे यहाँ बैठा है तो मांगलिक दोष बना रहा है, तो ये सेकंड हाउस आपकी वाणी का है, तो ये बता रहा है कि आपकी जुबान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप बहुत कड़वा बोलते हैं, आपको अपनी वाणी सुधारनी पड़ेगी, तब समस्या सॉल्व। तो ऐसा नहीं है कि मांगलिक दोष हो गया कहीं भी तो बस एक जैसा हो, आपको समझना पड़ेगा। 12th हाउस में बैठा है तो 12th हाउस बेडरूम का है, आपके लड़ाई झगड़े बेडरूम में हो रहे हैं, तो वहां पे आपको निपटाना पड़ेगा। होता है ना, कुछ लोगों की मैरिज है, बाहर से तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है पर अंदर अंदर कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन अगर 12वें घर में मार्स बैठ गया तो कॉन्फ्लिक्ट बेडरूम में देगा, तो जो आपकी बेडरूम लाइफ है उसको इंप्रूव करने की कोशिश की। इसीलिए देखिए मार्स राहु जिनके चार्ट में उनको गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि राहु क्या करता है? एक्सप्लोजन करता है, मार्स भी एग्रेशन है।
तो बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। मरकरी, बुध क्या होता है? बुध बिजनेसमैन, वाणी का कारण। तो बिजनेसमैन आदमी कैसा होता है? मरकरी को भगवान विष्णु से रिलेट करते हैं, उनको कहते थे मायापति। सारी माया भगवान विष्णु ही रचते थे, अलग अलग अवतारों में आना, अलग अलग राक्षसों को मारने के लिए अलग अलग रूप धारण करना। तो मरकरी और वीनस दो राजसिक ग्रह हैं। भाई मरकरी बिजनेस है, वीनस पैसा है। तो जहां मरकरी होता है ना, उस हाउस में आपकी माया किसी को समझ में नहीं। याद देखिए, मरकरी जिसका फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, वो इंसान कभी समझ में नहीं आएगा क्या कहता है क्या करता है, क्योंकि बिजनेसमैन आदमी का कोई भरोसा नहीं होता। तो मरकरी जिस हाउस में बैठ जाए, वहां पे आप कभी, वो आपका कोई कमिटमेंट नहीं होता, वहां पे आप सेल्फिश होते हैं। आपका जितना कमिटमेंट होता है अपने फायदे के। बिजनेसमैन होगा तो क्या करेगा? बिजनेसमैन अपना फायदा देखता, कोई रिश्तेदारी नहीं। जैसे 7th हाउस में मरकरी हो जाए, 7th का लॉर्ड हो जाए, 7th लॉर्ड के साथ बैठ जाए, तो इंसान रिलेशनशिप में कमिटेड नहीं होता, अनलेस और अनटिल जुपिटर और सैटर्न बैठते हो साथ में या देख रहे हैं, तो अलग बात है। 7वें हाउस में मरकरी बैठे, 7th का लॉर्ड मरकरी हो, इंसान की शादी भी बिजनेस डील होती है। और शादी करता जरूर, पर कहीं ना कहीं दिमाग में अपना फायदा रहता है। स्पाउस नौकरी वाला मिलेगा कि नहीं, पीआर में जो लोग पीआर है, वीजा है, ग्रीन कार्ड, इनके लिए शादियां करते हैं, उनके चार्ट में 7th हाउस में मरकरी या 7th लॉर्ड के साथ मरकरी जरूर मिले। कमिटेड होंगे वो बात ठीक है, पर कहीं ना कहीं कमिटेड होंगे ठीक है, बट कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीजें रहती हैं। क्योंकि बिजनेसमैन आदमी कमिटेड थोड़ी होता है। आप किसी दुकानदार के पास जाएं, आपको कोई सामान पसंद आ जाए, पैसा नहीं, तो उससे आप कहें भैया हम कल आके ले लेंगे, आप बेचिएगा नहीं किसी को, वो कहेगा हाँ बिल्कुल नहीं बेचेंगे। लेकिन उसका कमिटमेंट कब तक है? जब तक आपके जाने के बाद और आपके दोबारा आने से पहले कोई दूसरा कस्टमर नहीं है। आ गया तो वो बेच लेगा, उसको अपना बिजनेस देखना है। तो मरकरी जिस हाउस में बैठे, वहां सिर्फ आप अपना फायदा दें। 7th हाउस में बैठेगा तो रिलेशनशिप में सेल्फिश होंगे, 10th हाउस में बैठेगा तो कैरियर में। और मरकरी डिप्लोमेटिक प्लेनेट है। डिप्लोमेसी कैसी होती है? अपने फायदे के लिए, पॉलिटिक्स। तो जिस हाउस में मरकरी बैठ जाए या जिस हाउस का लॉर्ड हो जाए ना, वहां या तो आप पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स हो जाता है। इसीलिए देखिए मिथुन लज्जे में जेमिनाई लगन वाले बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं। आपके साथ चार्ट में देखिए मरकरी जहां होगा, वहां कुछ ना कुछ आपके साथ पॉलिटिक्स हो रहा हो, या आप बहुत डिप्लोमेटिक हो, दोनों ही चीजें हों। और मरकरी एक न्यूट्रल प्लेनेट है, किसी का साइड नहीं लेता। बिजनेसमैन कभी किसी का साइड नहीं लेता, चित भी मेरी पट भी मेरी। मरकरी बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है, बच्चे किसी की तरफ नहीं होते ना, जो मन में आएगा वो करेंगे। जहां मरकरी होगा वहां हमेशा आप न्यूट्रल रहते हैं। मरकरी पीस को रिप्रेजेंट करता है, शांति को। जहां मरकरी होगा ना जिस हाउस में, वहां आप चीजों को पीसफुली सॉल्व करेंगे। कैरियर 10th हाउस में मरकरी, इंसान बहुत डिप्लोमेटिक हो गए, कैरियर में कोई भी समस्या आएगी सॉल्व कर लेगा। 7th हाउस में मरकरी है, रिलेशनशिप को बहुत डिप्लोमेटिकली सॉल्व कर लेगा, कोई प्रॉब्लम आएगी। अब जिसका लगन में मरकरी बैठ जाए फर्स्ट हाउस में, वो तो इंसान बहुत डिप्लोमेटिक हो, कहेगा कुछ करेगा कुछ। मतलब उसकी बात, वो कोई बात कह भी दे ना, सामने वाले की इंसल्ट भी कर दे, तो भी इंसान को बुरा नहीं लगे। लगन में मरकरी या 2nd हाउस में मरकरी है ना, तो इंसान सामने वाले की इंसल्ट भी कर दे, ऐसी भी बात कह दे जो उसकी इंसल्ट करने वाली हो ना, तो भी इस तरीके से कहेगा कि उसको खराब नहीं लगे। बट मरकरी वाले हाउस की एक प्रॉब्लम होती है, आप लिखेंगे, मैंने लिखा ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि मरकरी माया है, राजसिक तन। जहां मरकरी बैठता है वहां हमेशा हमें दूसरों की चीजें अच्छी लगती। हमसे कोई कह दे, हम मान लेते हैं 10th हाउस में हम नौकरी कर रहे हैं, फिर किसी ने बता दिया वो वाली जॉब बड़ी अच्छी, तो हम ये नहीं सोचेंगे उसने बताया हमको है, तो पहले पता कर लें, हमारी तुरंत लालच आने लगेगी। हम ये भी नहीं सोचते कि वो हमको क्यों बता रहा है, खुद क्यों नहीं ट्राई कर लेते। तो मरकरी वाले हाउस में इस वजह से कई बार हमारे साथ गड़बड़ हो जाती है। ये मरकरी आप प्लेनेट बहुत बड़े, मुझे लगता नहीं आज हो पाएगा, लेकिन जितने ज्यादा ज्यादा हम जो बचेगा उसको कल। वीनस,
वीनस आपका अटैचमेंट है, मोह, रिलेशनशिप। वीनस चेकलिस्ट है, नखरे। तो जिस हाउस में वीनस बैठे, जिस प्लेनेट के साथ बैठे, वहां हमारे नखरे बहुत होते हैं। वहां हम बहुत पिकी होते हैं, हर चीज हमको पसंद नहीं आती, बहुत स्पेसिफिक। क्यों? क्योंकि वीनस रिलेशनशिप है, सबसे ज्यादा नखरे इंसान के रिलेशनशिप में ही होते हैं नॉर्मली। जल्दी हमको कोई पसंद कहाँ आता है? जिसके, आप देखिए नॉर्मली वीनस वाइफ का कारक, वाइफ है, स्पाउस है। तो आप नॉर्मली देखिए जिसके पास कुछ भी नहीं हो ना, जब रिलेशनशिप की बात आएगी, जिस इंसान के पास कुछ भी नहीं होगा, उसके भी अपने नखरे होंगे। ऐसा स्पाउस चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, चेकलिस्ट बहुत होती है हमारे। क्या वीनस कपड़ों का कारक है ना? आप देखिए कपड़े खरीदने जाइए, जल्दी आपको पसंद नहीं आएगा। कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, पूरी पूरी दुकान निकलवा लेते। बहुत सारे देखेंगे, कई दुकानों पे सर्च करेंगे, तब कहीं जाके एक कोई कपड़ा हमें पसंद। और फाइनली ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, इतना देखने के बाद भी जो कपड़ा पसंद आएगा, उसमें भी हमने कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज किया होता है, पूरी तरह वो भी हमारी पसंद नहीं। कहीं हम कहेंगे कलर नहीं मिला मैचिंग का, कहीं साइज नहीं मिला, कहीं क्वालिटी नहीं मिली, कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज हो। जैसे रिलेशनशिप में कितने भी रिश्ते ढूंढ लें, आखिरी में हमारा कंप्रोमाइज ही होता है। कुछ ना कुछ हमको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, तभी शादी हो। इसीलिए आप देखिए, जिसका वीनस एक्सॉल्टेड हो, वीनस केतु के साथ, या 7वें भाव में केतु बैठ जाए, इनके मैरिज में या तो डिले होता है या हो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इनके नखरे बहुत हाई होते हैं, ये कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते। हर आदमी अपनी मैरिड लाइफ में कंप्रोमाइज ही करता है एक टाइम के बाद। भाई आप देखिए वीनस कपड़े हैं, जूतों का कारक सैटर्न है, शूज। शूज में आपके पास क्वालिटी कम होगी, 2-4 कलर डिजाइन देखेंगे आप पसंद करेंगे, पर कपड़े में आपके नखरे बहुत होते हैं, आपको समझ ही नहीं आता लें क्या। तो जिस भी हाउस में वीनस बैठे, मान लेते हैं वीनस 10th हाउस में बैठे, कैरियर को लेके बहुत चेकलिस्ट होगी, नखरे होंगे। करेंगे तो यही वाला काम करेंगे, नौकरी करेंगे तो इसी कंपनी में करेंगे। 11th हाउस में है, सैलरी का है, सैलरी मिलेगी तो इतनी मिलेगी तभी नौकरी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इतना पैसा मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सेकंड हाउस में है तो खाने पीने को लेके, हमको यही खाना खाना है, इसी रेस्टोरेंट में खाना है, यही टेस्ट चाहिए, यही क्वालिटी होनी चाहिए, खाना अच्छे से बना होना चाहिए और अच्छे से सर्व किया हुआ भी होना चाहिए। वीनस भी मरकरी की तरह राजसिक ग्रह है। वीनस वाले हाउस में भी हमेशा दूसरों की चीजें अच्छी लगती। भाई वीनस वाइफ का कारक है ना, मेल्स का तो हैबिट होता है कि अपनी वाइफ कितनी भी सुंदर हो, पसंद दूसरे की आती है। हालांकि मैं सबके लिए ही कह रहा हूँ, ये तो एक मजाक की बात है, पर ऐसा होता है। कपड़े हमेशा हमें दूसरों के अच्छे लगते हैं, अपना कितना भी अच्छा हो समझ में ही नहीं। तो वीनस को मैंने लिखा ब्लाइंड, अंधा नहीं होता वीनस, बट वीनस एक राजसिक ग्रह, मोह में हमको अंधा बना देता है। तो जिस हाउस में भाव में वीनस बैठा या जिस प्लेनेट के साथ बैठा, वहां कहीं ना कहीं हम अंधे हो जाते हैं अपने मोह की वजह से। क्योंकि वीनस को समझना है ना, तो शुक्राचार्य को रिप्रेजेंट करता है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। वो एक आंख से अंधे थे। तो जिस हाउस में शुक्र होता है ना, उस हाउस में क्या होता है, हमारे साथ धोखा इसीलिए होता है मोह की वजह से, क्योंकि हम एक आंख बंद करके रखते, दोनों आंख खुली रखें तो धोखा नहीं होगा। और वीनस आपके हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, रिफ्रेशमेंट को, आपका मूड फ्रेश कर दे। और इसलिए आप देखिए कि वीनस आपका हीलिंग और रिफ्रेशमेंट है। जिस हाउस में वीनस बैठा होगा, एंटरटेनमेंट का कारण, उस हाउस से रिलेटेड आप कुछ करते हैं तो आपका मूड फ्रेश हो जाता है। आप देखिए आपका मूड कितना भी खराब हो, आपका लाइफ पार्टनर आ जाए साथ में,
तो आपका मूड ठीक हो जाता है। क्योंकि वीनस जो है मृत संजीवनी को रिप्रेजेंट करता है। शुक्राचार्य जो थे उनको मृत संजीवनी का ज्ञान, मरे हुए को जिंदा कर देते। तो वीनस जिस हाउस में बैठे ना, तो वीनस आपका मृत संजीवनी, जिस हाउस में वीनस बैठे उसमें ताकत होती है, वो आपके मूड को पूरी तरह चेंज कर सकती। और वीनस एनालिटिकल प्लैनेट, जिस हाउस में वीनस बैठे वहां पे आप देखिए उस पर्टिकुलर एरिया में ना, आप छोटी छोटी डिटेल्स पिक करना और उसको करेक्ट करना, ये आपकी एबिलिटी होती है। जैसे वीनस लगन में हो किसी का, तो कहीं भी कोई भी कोई भी चीज देखेगा, उसमें बारीक डिटेल में जाके, डेप्थ में जाके एनालाइज करके उसकी एक एक बारीक डिटेल निकाल के और उसको करेक्ट कर देगा। क्योंकि वीनस बहुत रिफाइंड प्लेनेट। ये वीनस आपको, तो ये वीनस आप देखिए बहुत ही रिफाइंड ग्रह है। तो जिस भी हाउस में वीनस बैठे आप देखिए वहां दोनों आप खुली रखिए, वरना आपके साथ धोखा हो जाएगा। इसीलिए देखिए सातवें घर में वीनस बैठ जाए ना, अक्सर शादी के बाद इंसान को पता चलता है, कह रहे हमें तो पता ही नहीं था, पता होता तो शादी ही नहीं करते। तो बेसिकली पता सब होता है, आप ही आंख बंद करके बैठे। क्यों? क्योंकि वीनस ब्यूटी का कारक है। तो जहां पे वीनस होता है ना, वहां पे हम दिखावे में ज्यादा बिलीव करते हैं, सुंदरता की तरफ भागते हैं। इस वजह से हमारे साथ धोखा हो। सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न आपका पेन है, दुख दर्द है, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फियर है, डिजीज है, वीकनेस है, इनसिक्योरिटी है। मार्स भी इनसिक्योरिटी था, सैटर्न भी इनसिक्योरिटी, दोनों का इनसिक्योरिटी अलग अलग है। आपके कर्मों का कारक है, कैरियर का, जीलेसी है। तो आप देखिए सैटर्न वेस्टेज का कारक है। जिस हाउस में सैटर्न बैठ जाए ना, या जिस प्लेनेट के साथ, वहां पे आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि जितनी मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता, बहुत देर से फल मिलता है। जैसे 9th हाउस में सैटर्न बैठा है, इंसान फादर के लिए बहुत कुछ करना चाहेगा, बट फादर से कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलता। 2nd हाउस में बैठा है सैटर्न, इंसान अपने फैमिली के लिए सब कुछ करेगा, बट फैमिली से ही अप्रिसिएशन नहीं मिलता। जिस हाउस में सैटर्न बैठा होता है वहां पे हम एक पैर से खड़े रहते हैं उनकी सहायता के लिए, बट उनसे फिर भी हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलता। 2nd हाउस सैटर्न वाला इंसान आप देखेंगे हमेशा एक पैर पे खड़ा रहेगा कि फैमिली को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, फैमिली के लिए सब कुछ करेगा, कोई प्रॉब्लम आए उसके पहले ही दूर करने की कोशिश। फिर भी फैमिली जो है, फिर भी फैमिली उसको अप्रिशिएट नहीं करती। आप अक्सर देखिए जिनका धनु लगन होगा उनके 2nd का लॉर्ड सैटर्न होता है, बेचारे फैमिली के लिए सब कुछ करेंगे ना, फिर भी फैमिली कभी अप्रिशिएट नहीं करेगी। धनु लगन वालों का ये दुख दर्द रहता है, फैमिली के लिए तो जान देने के लिए तैयार है। कैंसर असेंडेंट है, कर्क लगन, 7th हाउस का लॉर्ड सैटर्न होता है, अपने रिलेशनशिप और स्पाउस के लिए सब कुछ करते हैं, बट फिर भी स्पाउस से रिलेशनशिप में कोई अप्रिशिएशन जल्दी नहीं मिलती।
क्योंकि सैटर्न नौकर है, सर्वेंट। तो जहां आपका सैटर्न बैठ जाए वहां आप बिल्कुल नौकर की तरह काम करते, बट फिर भी आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता। नौकर को कोई अप्रिसिएशन थोड़ी मिलता। सेकंड हाउस में सैटर्न हो, सेकंड का लॉर्ड सैटर्न है, फैमिली के लिए इंसान नौकर की तरह काम, जो पैसा कमाएगा फैमिली के लिए, बट फिर भी फैमिली से अप्रिसिएशन नहीं मिलता। सेवेंथ हाउस में सैटर्न है, रिलेशनशिप या अपने स्पाउस के लिए इंसान नौकर की तरह काम करता, बट फिर भी उसे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। फोर्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में सैटर्न है, फादर के नौकर की तरह काम करेगा, फादर के लिए सब कुछ करना चाहेगा कि फादर को कोई दिक्कत नहीं, बट सबसे बड़ी दिक्कत ही फादर बन जाती है। मतलब जिस हाउस में सैटर्न बैठा होता है, शनि या जिस प्लेनेट के साथ बैठा हो, वहां पे हम सब कुछ करना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में उस इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट वही इंसान हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। जहां पे सैटर्न बैठ जाए जैसे हाउस में ना, वो हाउस हमारे लिए बर्डन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको लगता है ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको करना ही करना। जैसे सेवंथ हाउस में सैटर्न बैठ जाए तो इंसान को लगेगा रिलेशनशिप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा है तो सेकंड हाउस लगता है इंसान को कि फैमिली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाइन्थ हाउस में सैटर्न बैठे तो इंसान को लगेगा पिता के लिए बहुत कुछ करना उसकी जिम्मेदारी है, धर्म के लिए बहुत कुछ करना हमारी जिम्मेदारी है। वहां सैटर्न लेबर को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस हाउस में सैटर्न हो, जिस प्लेनेट के साथ बैठा है, उस हाउस के सिग्निफिकेशन देखिए, उस प्लेनेट के सिग्निफिकेशन देखिए, ग्रह के, उस ग्रह के कारक लॉर्डशिप देखिए, किस किस भाव का स्वामी है। वहां पे आप लेबर की तरह काम करेंगे, नौकर की तरह, फिर भी कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे सेवंथ हाउस में सैटर्न बैठा है, इंसान अपने रिलेशनशिप में बिल्कुल डेडिकेटेड होकर नौकर के लिए, नौकर की तरह सब कुछ करेगा, फिर भी अपने लाइफ पार्टनर से कोई अप्रिसिएशन नहीं। सैटर्न बैठा है सन, सूर्य के साथ, सूर्य फादर का कारक है, फादर के लिए सब कुछ करेगा, फिर भी फादर से अप्रिसिएशन नहीं मिलता। 10th लॉर्ड है, 10वें भाव का स्वामी, अपने कैरियर वर्क प्लेस में इंसान सब कुछ करेगा, फिर भी ऐसे लोग रोना रोते हैं ना, हमें तो प्रमोशन ही नहीं मिलता जल्दी, बॉस से अप्रिसिएशन ही नहीं मिलता। सैटर्न आपका दर्द है, जहां बैठा है सैटर्न, जिस हाउस में जिस प्लेनेट के साथ बैठा है, उसके सिग्निफिकेशन देखिए, वो आपकी पीड़ा बन जाता है, दर्द, वो आपकी वीकनेस है, कमजोरी। जब तक आप उससे वहां पे आप कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। जिस हाउस में सैटर्न बैठा हो, जिस प्लेनेट के साथ बैठा हो, हम वहां पे बहुत अटैच होते हैं, बट डर की वजह से कि कहीं कुछ गड़बड़, पता नहीं अगर हमने नहीं किया तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जैसे सेवंथ हाउस में सैटर्न बैठा है तो हम इसलिए डेडिकेटेड होते हैं, हमको लगता है कहीं रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हम ना करें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी। 10th हाउस में बैठा है तो आपको लगेगा अरे हमने अगर काम नहीं किया तो पता नहीं गड़बड़ ना हो जाए, कुछ कह गया, तो डर की वजह से हम अटैच। लेकिन आपको डर दूर करना पड़ेगा, क्यों, वरना वो आपकी वीकनेस बन जाएगा वो हाउस, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। जिस हाउस में सैटर्न होता है, जिस प्लेनेट के साथ हो, वो आपकी कमजोरी बन जाता है। ये सैटर्न, शनि देव का स्टोरी कैसा था, क्योंकि सैटर्न जहां बैठा होता है जिस हाउस में जिस प्लेनेट के साथ, वहां हम बड़े डेडिकेटेड हो। शनि देव का स्टोरी कैसा था, उनका विवाह हो गया, बट वो भगवान के भक्त थे। उनकी वाइफ वेट कर रही थी, वो भगवान की तपस्या में लगे हुए, तो उनकी वाइफ ने उनको श्राप दे दी। क्यों, उनका डेडिकेशन देखिए, कि वो उस समय भी वो तपस्या में लगे, उनको कोई चिंता नहीं।
इस तरह का डेडिकेशन। तो सैटर्न जिस हाउस में बैठा होता है जिस प्लेनेट के साथ, वहां हम बड़े डेडिकेटेड हो, बहुत पेशेंस के साथ काम करते हैं। 7th हाउस में होगा तो रिलेशनशिप में बहुत डेडिकेटेड हो, बट वो डेडिकेशन कहीं ना कहीं डर की वजह से होता है, क्योंकि सैटर्न सर्वेंट है ना, लेबर। भाई लेबर को डर होता है, काम नहीं करेंगे तो भगा दिया जाएगा। सर अभी ले रहे कि आगे लेंगे? कल 8:30 बज गया है। नहीं, बाकी कल लेंगे, क्योंकि सारा नहीं हो पाएगा। तो कल हम आधे घंटे में इसको कवर कर देंगे जो बचे हैं, बाद में इन लोगों को क्वेश्चन आंसर ले लेंगे लास्ट में। कल करेंगे, ठीक है? ठीक है, ओके। चलिए, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देखिए आज हमने यहाँ सैटर्न तक बताया, बाकी जो प्लान बचे कल बताएंगे। 5 दिन की क्लास में आप कम से मोटा मोटी कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन करना सीख जाओगे, और आपके इसकी जो आज के सब क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेंगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें हम पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे जो सर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। हमारा यूट्यूब चैनल है डेस्टिनी स्टार के नाम से, आप लोग सर्च करके वहां से अपने हर रोज का रोज आप अपने रिकॉर्डिंग देख सकते हो। कल की क्लास में आने के पहले एक बार रिकॉर्डिंग सुन के आइए, यानी आपको समझ में आए पूरा। जो बिगनर्स है उनके लिए, जिनको एक्सपीरियंस है उनको सब याद ही रहता है। तो डाउट सेशन हम लोग कल ही रखेंगे, क्योंकि आज टाइम हो गया सभी लोगों का। तो कल मिलते रात के 7 बजे। यूट्यूब के हमारे डेस्टिनी स्टार के नाम से है, डेस्टिनी स्टार, वहां से आप हमारे देख सकते हो। थैंक यू, जय सारा सब थैंक यू, लोगों को। नमस्ते।